अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू बाइट्स। पेश खिदमत है अंबर नागमारिया सीरीज़ की मिसिंग एपिसोड चांदनी रात में सांप। ये कहानी अंबर नागमारिया सीरीज़ की कहानी नंबर 284 भयानक सफ़र के बाद की है। चारों तरफ गहरी खामोशी और सन्नाटा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे। अंधेरे में उसने गौर से आसपास देखा, वहाँ उन्हें कोई नज़र न आया। उसने अपनी साथी से पूछा, हमें यहाँ कौन लाया था? उसकी साथी जूली ने सरगोशी में कहा, जो कोई भी हमें यहाँ लाया था उसने हमारे साथ धोखा किया है, मगर अब हमें हर हालत में यहाँ से बाहर निकलना है। मगर खुदा के लिए आवाज़ मत निकालो, बात मत करो, अब हम सिर्फ इशारों से बात करेंगे। केटी ने सर हिलाकर इशारा किया कि ऐसा ही होगा। जूली सॉन्ग ने मलूक बुत की अंतड़ियों को गौर से देखा। ये उसे बड़े बड़े परनाले मालूम हो रहे थे जो इधर से उधर चले गए थे। जूली सॉन्ग ने ऊपर एक सुराख की तरफ इशारा किया। केटी ने भी उस सुराख को देखा। उस सुराख में से सब्ज रंग की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। जूली सॉन्ग ने अपने कान पर उंगली रखकर इशारे में बताया कि ये इस बुत का कान है और हमें इस कान में से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। जूली सॉन्ग ने पत्थर की अंतड़ियों पर चढ़कर ऊपर की तरफ लपकना शुरू कर दिया। मलूक बुत खलाई लहरों की तवानाई के नशे में मदहोश था। उसे कोई खबर नहीं थी कि उसके पेट के अंदर क्या हो रहा है। जूली सॉन्ग के पीछे केटी भी बुत की अंतड़ियों पर रींग रींग कर ऊपर चढ़ रही थी। आगे बुत के फेफड़े आ गए। ये भी पत्थर के थे और बहुत बड़े गुब्बारे की तरह फूले हुए थे। जूली सॉन्ग आगे बढ़ते हुए केटी को इशारे करती जा रही थी। केटी उन इशारों की मदद से जूली सॉन्ग के पीछे पीछे रींग रही थी। अंतड़ियों पर से होती हुई जूली सॉन्ग मलूक बुत के संगीन फेफड़ों के ऊपर से रींग कर कान के दूसरी तरफ बढ़ी। केटी उसके पीछे थी। दोनों छोटे से कीड़ों की तरह लग रही थी जो किसी बड़े पत्थर पर रींगते जा रहे हों। जूली सॉन्ग और केटी को मलूक बुत के कान के सुराख तक पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग गया। कान का गोल सुराख उन्हें एक गार के मुंह की तरह लग रहा था, जिसमें से हॉल कमरे में फैली हुई हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। कान का सुराख उन दोनों को इसलिए भी बड़ा लग रहा था क्योंकि वो खुद बहुत छोटी थी। सबसे पहले जूली सॉन्ग मलूक बुत के कान में से बाहर निकली। इसके साथ ही केटी भी बाहर आ गई। वो बहुत छोटी छोटी थी। उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ी हैं। वो अब भी बोल नहीं रही थी। जूली सॉन्ग ने इशारा किया कि हम बुत के पीछे से रींग कर नीचे जाएंगे। चुनाचे वह मलूक बुत के पीछे आ गईं। यहाँ छोटे छोटे पत्थर बाहर को उभरे हुए थे। वो दोनों उन पत्थरों को पकड़ती, पांव रखती नीचे उतर आईं। जमीन पर उतरते ही वो दीवार के साथ लगकर हॉल कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी। उनकी रफ्तार किसी चूहे से भी कम थी। उन्हें मलूक बुत के हॉल कमरे से निकलते हुए 10 मिनट लग गए। मलूक बुत अभी तक मदहोश था क्योंकि उसके सारे जिस्म में खलाई तवानाई अभी इतनी भरी हुई थी कि वो 1 घंटे तक मदहोश रहता। इसी मदहोशी के लिए मलूक बुत ने गार्शन को कहा था कि वो उसके लिए 2 खलाई औरतें तलाश करके लाए। जूली सॉन्ग और केटी हॉल कमरे से बाहर सुरंग में आ गईं। यहाँ अगरचे अंधेरा था मगर खलाई मखलूक होने की वजह से वो दोनों अंधेरे में भी अच्छी तरह से देख रही थीं। जूली सॉन्ग सुरंग में आगे आगे दौड़ रही थी। केटी उसके पीछे थी। जब वो काफी दूर तक दौड़ती गई तो थक गई और दीवार के साथ लगकर हाँफने लगी। जरा सांस दुरुस्त हुआ तो केटी ने कहा, जूली, इस सुरंग से निकलने का एक रास्ता है जो एक कुएं से ऊपर जाता है। नकली अंबर मुझे वहीं से यहाँ लाया था। जूली सॉन्ग ने बारीक आवाज में जवाब दिया, लेकिन केटी, हमें पुरस्कार कोठरी में जो संदूकची है वहां से लाल मोती भी अपने साथ ले जाना है। मुझे यकीन है कि उस मोती की मदद से थ्यू सॉन्ग अच्छा हो जाएगा और मुझे वो मोती दुल्हन की लाश को जाकर देना है। दुल्हन की लाश ने वादा किया था कि अगर मैं उसे लाल मोती ला दूं तो वो मेरा सवाल पूरा कर देगी। अब यहाँ आए हैं तो हमें लाल मोती लेकर ही चलना होगा। केटी बोली, ये तुमने ठीक कहा है जूली सॉन्ग, मुझे उस गार का रास्ता आता है जहाँ लाल मोती वाली कोठरी है। जूली सॉन्ग बोली, वो जगह मैंने भी देखी है। उस नकली अंबर ने हमें उसी जगह ले जाकर छोटा किया था और फिर इस मनहूस बुत के पेट में डाल दिया। केटी आहिस्ता से कहने लगी, वो नकली अंबर जादूगर कहीं हमारी बातें ना सुन रहा हो। जूली ने कहा, सुनता है तो सुनता रहे, अब जो होगा देखा जाएगा, आओ मेरे साथ। जूली सॉन्ग जो ही वहां से चलने लगी उसका हाथ दीवार में से बाहर को निकली हुई खोपड़ी को छू गया। जूली सॉन्ग वहीं रुक गई। उसने केटी को भी रोक लिया और कहा, केटी, ये किसी मुर्दे की खोपड़ी है, क्यों ना इससे मशवरा किया जाए। ये इसी जमीन दोस्त दुनिया का मुर्दा है। केटी बोली, कोशिश करके देखो। जूली सॉन्ग ने दीवार में से जरा बाहर को निकली हुई खोपड़ी के साथ अपनी उंगली लगा दी और आहिस्ता से कहा, ए मुर्दे की खोपड़ी, क्या तू मुझसे बात करेगा? खोपड़ी की धीमी खुश्क आवाज आई, क्या बात है जूली, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। जूली सॉन्ग ने कहा,
क्या तुम हम दोनों को फिर से बड़ा कर सकते हो? मुर्दे की आवाज़ आई। जूली सॉन्ग, मेरे पास ये ताकत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि यहाँ से थोड़ी दूर साथ वाली गार में एक कोठरी है। उस कोठरी में एक संदूकची है। जूली सॉन्ग बोली, हाँ, मैंने वह संदूकची देखी है। उसी के खोलने से तो हम छोटी हो गई थी। खोपड़ी ने कहा, फिर उसके दोबारा खोलने से तुम दोबारा बड़ी हो जाओगी। जूली सॉन्ग ने कहा, वो जादूगर कहाँ है जिसने हमें धोखे से यहाँ लाकर बुत के पेट में डाल दिया? कहीं वो हमारे मुकाबले पर तो नहीं आ जाएगा? खोपड़ी ने कहा, वो जादूगर गार्शन था, वो मर चुका है। मलूक देवता ने उसे हलाक कर डाला। जूली सॉन्ग और केटी को बड़ी खुशी हुई। केटी ने अपनी बारीक आवाज में पूछा, कहीं देवता मलूक हमें भी तो हलाक नहीं कर डालेगा? खोपड़ी ने कहा, नहीं, वो गहरी नींद सो रहा है, शायद वो रात भर सोता रहेगा। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। जूली सॉन्ग ने खोपड़ी का शुक्रिया अदा किया और केटी को लेकर पुलिसवार कोठरी की तरफ बढ़ी। अंधेरे गार में रास्ता तलाश करते और आहिस्ता चलने की वजह से उन्हें काफी देर लग गई। आखिर वो उस गार में पहुंच गई जहां गार आगे जाकर बंद हो जाती थी। दीवार के साथ लटकता हुआ कुंडा देखकर केटी ने कहा, यही वो कुंडा है जिसको खींचने से कोठरी का दरवाजा खुल जाता है। जूली सॉन्ग ने कहा, कुंडा हमसे काफी ऊंचा है, इसको किस तरह से खींचें? केटी बोली, मैं तुम्हारे कंधों पर खड़ी होकर इसको खींचने की कोशिश करती हूँ। फौरन जूली सॉन्ग दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। केटी उसके कांधों पर चढ़कर खड़ी हो गई, मगर कुंडा अब भी उसे 2-3 फुट ऊपर था। जूली सॉन्ग ने नीचे से आवाज दी, केटी, उछलकर कुंडे को पकड़ लो। केटी ने ऐसा ही किया। वो उछली और उसका हाथ कुंडे पर जा पड़ा और वह कुंडे के साथ लटकने लगी। उसके बोझ से कुंडा नीचे हो गया और फौरन दीवार में एक गिड़गिड़ाहट के साथ शगाफ पड़ गया। ये शगाफ एक छोटे से दरवाजे की शक्ल का था। जूली सॉन्ग और केटी अंदर दाखिल हो गईं। कोठरी में वही सब्ज रोशनी थी और दरमियान में पत्थर पर संदूकची पड़ी थी। केटी ने कहा, यही वह संदूकची है जूली। दोनों चूंकि छोटी थी इसलिए संदूकची उन्हें एक बहुत बड़े संदूक की तरह लग रही थी। इसका तरीका उन्होंने ये निकाला कि अब केटी संदूकची के कुंडे के नीचे खड़ी हो गई और जूली सॉन्ग उसके कंधों पर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और संदूकची के कुंडे को खोल दिया। फिर पूरी ताकत लगाकर संदूकची के ढक्कन को पीछे फेंक दिया। संदूकची के खुलते ही उसमें से काले रंग का धुआं बादल की तरह निकला और उस धुएं के बादल ने केटी और जूली सॉन्ग को अपनी लपेट में ले लिया। जब धुआं हटा तो जूली सॉन्ग और केटी दोनों बड़ी खुश हो चुकी थीं। उन्होंने अपने पूरे साइज के जिस्म को देखा तो बेहद खुश हुई। जूली सॉन्ग ने संदूकची में झांका। उसके अंदर सुर्ख रंग का एक मोती पड़ा था जिसे उसने जल्दी से उठा लिया और जेब में रखते हुए केटी से कहा, लाल मोती मैंने उठा लिया है, अब फौरन यहाँ से भागो और वो रास्ता तलाश करो जो कुएं में से होकर ऊपर शहर के जंगल में जा निकलता है। अब वो बड़ी हो गई थी और तेज तेज चल सकती थी। केटी ने गार में दौड़ना शुरू कर दिया। दोनों ने दौड़ते हुए गार को पार किया। इसके आगे एक छोटी सी अंधेरी सुरंग दाईं तरफ को जाती थी। केटी ने इस मोड़ को पहचान लिया और बोली, यही सुरंग कुएं को जाती है जूली, तो फिर चलो। और उन्होंने इस तंगो तारीख सुरंग में भागना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते आखिर वो कुएं में आ गईं। यहाँ पत्थर का जीना ऊपर कुएं के मुंह तक जाता था। दोनों सीढ़ियां चढ़कर कुएं के मुंह तक आ गईं। कुएं का मुंह पत्थर की भारी सिल से बंद था, लेकिन अब जूली सॉन्ग और केटी बड़ी थी और उनके पास उनकी ताकत मौजूद थी। उन्होंने पत्थर की सिल को परे हटा दिया और कुएं से बाहर निकल आईं। जंगल में शाम हो रही थी। ताज़ा और ठंडी हवा में आकर उन्हें बड़ी खुशी महसूस हुई। केटी ने कहा, लाल मोती एक बार फिर देख लो। जूली सॉन्ग ने मोती को जेब से निकाल कर देखा। जब उसकी तसल्ली हो गई कि लाल मोती उसके पास मौजूद है तो उन्होंने पत्थर की सिल से कुएं का मुंह दोबारा बंद कर दिया और शहर की उस सराय की तरफ चली जहां बूढ़ा थ्यो सॉन्ग उनके इंतजार में बेहद परेशान बैठा था। जूली सॉन्ग और केटी की उसे पहले ही खुशबू आ गई। वो बहुत खुश हुआ। जूली सॉन्ग और केटी ने जब उसे बताया कि जो अंबर वहां सराय में आया था वो नकली अंबर था तो थ्यो सॉन्ग बोला, मेरा दिल पहले ही कह रहा था कि कोई गड़बड़ जरूर है। उसके जिस्म से अंबर की खुशबू भी नहीं आ रही थी। क्या तुम लाल मोती लाई हो? जूली सॉन्ग ने उसे लाल मोती दिखाया तो थ्यो सॉन्ग अपना बूढ़ा सर हिलाते हुए बोला, अब जल्दी से इस लाल मोती को दुल्हन की लाश के पास ले जाओ ताकि मुझे इस बुढ़ापे से निजात मिले। मैं तो सख्त कमजोर हो गया हूँ। जूली सॉन्ग ने उसे तसल्ली दी और कहा, अब तुम दोनों यहाँ इत्मीनान से बैठो, मैं दुल्हन की लाश के पास जाती हूँ। केटी कहने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई जादूगर तुम्हारी या नागमारिया की शक्ल बदल कर हमारे पास आ जाए। जूली सॉन्ग बोली, अगर कोई नकली नागमारिया आ भी गए तो ये याद रखना कि उनके साथ तुम्हें कहीं नहीं जाना, बल्कि मेरे आने तक उनको भी इसी जगह बिठाए रखना। अव्वल तो अब कोई नकली अंबर नाग नहीं आएगा, वो जादूगर मर चुका है जिसने अंबर का रूप बदला था। ये कहकर जूली सॉन्ग दुल्हन की लाश वाली बाउली की तरफ रवाना हो गई।
2 दिन और 1 रात के सफर के बाद जूली सॉन्ग की लाश मंदिर की बाउली में पहुंच गई। उस वक्त अभी आधी रात नहीं हुई थी और बाउली में दुल्हन की लाश आधी रात को पानी की सतह पर आती थी। जूली सॉन्ग बाउली के बाहर बैठ गई और आधी रात का इंतजार करने लगी। जब आधी रात गुजर गई तो जूली सॉन्ग पत्थर का जीना उतरने के बाद अंधेरे में बाउली के पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद पानी की तारीक सतह पर बुलबुले उठने लगे। दुल्हन की लाश नीचे से आ रही थी और फिर दुल्हन की लाश पानी की सतह पर आ गई। उसने उसी तरह सोने के गहने पहन रखे थे। दोनों हाथों की हथेलियां खुली थीं। पानी की सतह पर आते ही दुल्हन की लाश ने आवाज दी, क्या तुमने मेरा सवाल पूरा कर दिया? जूली सॉन्ग ने कहा, हाँ ऐ दुल्हन, मैं तुम्हारा लाल मोती ले आई हूँ। दुल्हन की लाश पानी की सतह पर तैरती हुई जूली सॉन्ग के करीब आ गई। लाश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जूली सॉन्ग ने लाल मोती उसकी हथेली पर रख दिया। दुल्हन की लाश ने लाल मोती को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और बोली, तूने मेरा सवाल पूरा किया, मैंने तेरे दिल की मुराद पूरी कर दी है, जाओ, जो तुम चाहती हो वो हो गया है। जूली सॉन्ग ने पूछा, क्या मेरा भाई थ्यू सॉन्ग फिर से जवान हो गया है? क्या उसे गैर कुदरती बुढ़ापे से निजात मिल गई है? हाँ, लाश बोली, जो तुम चाहती थी वो हो गया है, अब वापस चली जाओ। जूली सॉन्ग बाउली से बाहर आ गई। उसने उसी वक्त रात के अंधेरे में वापस चलना शुरू कर दिया। सारी रात और सारा दिन वह जंगल और पहाड़ों में चलती रही। दूसरे दिन रात के 12 बजे वो सराय में पहुंची तो थ्यू सॉन्ग और केटी जल्दी से बाहर आ गए। अपने भाई थ्यू सॉन्ग को फिर से जवान देखकर जूली सॉन्ग बेहद खुश हुई। थ्यू सॉन्ग ने अपनी बहन को गले लगा लिया और बोला, हमें तुम्हारी खुशबू आ गई थी। केटी मुस्कुरा रही थी, बोली, और हम तुम्हारा इस्तकबाल करने निकल आए। जूली सॉन्ग ने कहा, दुल्हन की लाश को जब मैंने लाल मोती दिया तो उसने कह दिया कि जाओ, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई है। मैंने पूछा, क्या मेरा भाई फिर से जवान हो गया है? लाश ने कहा, जो तुम चाहती हो वो हो गया है। मुझे कुछ यकीन आया मगर दिल में शक मौजूद था। अब थ्यू सॉन्ग को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया है। केटी और थ्यू सॉन्ग ने जूली सॉन्ग को साथ लिया और सराय की कोठरी में आ गए। जूली सॉन्ग ने कोठरी में आते ही पूछा, कोई नकली अंबरनाग तो नहीं आया? थ्यू सॉन्ग ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मगर कहीं तुम तो नकली जूली सॉन्ग नहीं हो। जूली सॉन्ग ने कहकहा लगाया और बोली, थ्यू सॉन्ग भैया, अगर मैं नकली जूली सॉन्ग होती तो तुम बूढ़े थ्यू सॉन्ग से जवान थ्यू सॉन्ग कभी न बनते। केटी ने कहा, ये तो है। अरे भाई, तुम तो बिल्कुल असली जूली सॉन्ग हो। थ्यू सॉन्ग भी चारपाई पर बैठ गया और कहने लगा, अब सवाल यह है कि हमें अंबरनाग मारिया की तलाश में किधर चलना चाहिए, क्योंकि उनको तलाश करना बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी किसी मुसीबत में फंसे हुए हों। केटी कहने लगी, हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं। हम यही कर सकते हैं कि यहाँ से नीचे की तरफ रवाना हो जाएं और जितने शहर आए वहाँ अंबरनाग मारिया का सुराग लगाने की कोशिश करें। जूली सॉन्ग ने केटी के ख्याल की तायीद करते हुए कहा, हमें ऐसा ही करना होगा। तो फिर इसी वक्त यहाँ से रवाना हो जाती हैं। थ्यू सॉन्ग बोला, यूं हमारा अकेले जाना इसलिए ठीक नहीं कि हमें रास्तों का इल्म नहीं है। बेहतर यही होगा कि हम किसी काफिले में शरीक हो जाएं। केटी ने कहा, यह भी मुनासिब है। अब आराम करते हैं, सुबह मालूम करेंगे कि यहाँ से नीचे की तरफ काबला कब रवाना होगा। यूं ही बातें करते करते रात गुजर गई। जब दिन निकला तो थ्यू सॉन्ग ने सराय के मालिक के पास जाकर पूछा कि यहाँ से नीचे की जानिब काफिला कब जाएगा। सराय के मालिक ने उसे बताया कि एक काफिला वहां से सारनाथ की तरफ अगले रोज सुबह के वक्त रवाना होने वाला है। थ्यू सॉन्ग ने उसी वक्त काफिले के मालिक से बात की, उसे एडवांस रुपए दिए और अपने लिए काफिले में 3 घोड़े मखसूस करवा लिए। दूसरे रोज सुबह सुबह केटी, जूली सॉन्ग और थ्यू सॉन्ग सारनाथ जाने वाले काफिले में शामिल हो गए और काफिला सारनाथ की तरफ रवाना हो गया। सारनाथ का तारीखी मुकाम आज भी वस्ती हिंदुस्तान में शहर बनारस से 20 मील के फासले पर मौजूद है। जिस जमाने में अंबरनाग मारिया और केटी, थ्यू सॉन्ग, जूली सॉन्ग सफर कर रहे थे वो महात्मा बुद्ध से पहले का जमाना था और हिंदुस्तान के मुल्क में आर्य लोग हुकूमत करते थे। शहरों के राजा होते थे जो शहर की 4 दीवारी के अंदर बने हुए किले और महल में रहते थे। उस जमाने में सारनाथ एक पुराना मंदिर था जहां काली माता की मूर्ति की पूजा होती थी। 10 रोज तक काफिला 3000 साल पुराने हिंदुस्तान के जंगलों में सफर करता सारनाथ पहुंच गया। सारनाथ के करीब ही द्रह गंगा बहता था। ये एक छोटा सा कस्बा था जो वाराणसी शहर से 2 कोस यानी 2.5 मील के फासले पर था। वाराणसी शहर का एक राजा था जिसका शानदार महल वाराणसी शहर की 4 दीवारी के अंदर वाक़ था। सराय में उतरते ही थ्यू सॉन्ग, केटी और जूली सॉन्ग ने फिजा को सूंघा। फिजा में अंबरनाग मारिया की खुशबू बिल्कुल नहीं थी। थ्यू सॉन्ग कहने लगा, इसका मतलब है कि अगर अंबरनाग मारिया पर कोई तिलिस्म नहीं हो चुका तो वो इस शहर में नहीं है। मुझे तो उनकी खुशबू नहीं आ रही। केटी और जूली सॉन्ग ने भी कहा कि उन्हें भी अंबरनाग मारिया की खुशबू नहीं आ रही। केटी ने कहा,
लेकिन इसके बावजूद हमें यहाँ कुछ देर रहकर अंबरनाग मारिया को ढूंढना होगा, क्योंकि कुछ पता नहीं कि वो यहीं किसी जगह कैद हों और तिलिस्म की वजह से उनके जिस्मों की खुशबू खत्म हो गई हो। जूली सॉन्ग कहने लगी, वो तो जाहिर है कि हमें कुछ रोज यहाँ ही ठहरना होगा। मेरा तो ख्याल है कि हम इस सराय में ठहर जाते हैं। एक तो ये सराय दरिया के किनारे पर है, दूसरा शहर की चार दीवारी के अंदर नहीं है। चार दीवारी के अंदर तो रात को जब शहर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो हमें आने जाने में तकलीफ होती है। ठीक है, हम इसी सराय में ठहरेंगे, लेकिन शहर में जाकर चक्कर जरूर लगाना होगा। त्यूसोंग ये कहकर सराय के मालिक की ड्योढ़ी की तरफ बढ़ गया कि एक दो कोठरियां किराए पर ले ले। सराय का मालिक एक हिंदू था जिसने सिर्फ धोती बांध रखी थी, सर पर लंबी बोदी थी और पेट बाहर को निकला हुआ। त्यूसोंग उसके करीब गया तो सराय वाले ने उसे गौर से देखा। अगरचे त्यूसोंग अपने लंबे कान अपने बालों में छुपा कर रखता, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि उसने त्यूसोंग के लंबे कान देख लिए हैं। त्यूसोंग ने भी सराय के मालिक की नज़र में शक व शुबा देख लिया, मगर उसने कोई परवाह न की। मुझे 2 कोठरियां चाहिए, त्यूसोंग ने करीब जाकर कहा। सराय का मालिक बोला, तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी है? नहीं, त्यूसोंग ने कहा, मेरी 2 बहनें। सराय का मालिक बोला, तुम अपनी बहनों को लेकर काफले के साथ कहाँ फिर रहे हो? त्यूसोंग को पहले तो बड़ा गुस्सा आया कि ये कौन होता है ऐसी बातें पूछने वाला, मगर वो चुप रहा। उसने जरा तल्ख लहजे में कहा, अगर तुम्हारे पास कोठरियां खाली हैं तो बताओ, नहीं तो हम किसी दूसरी सराय में चले जाते हैं। सराय का मालिक जल्दी से कहने लगा, अरे नहीं भाई, दूसरी सराय में जाने की क्या जरूरत है? 2 क्या तुम 4 कोठरियां किराए पर ले सकते हो। फिर उसने एक मुलाजिम को आवाज देकर कहा, इनको जाकर 2 कोठरियां खोल दो। त्यूसोंग मुलाजिम के साथ चला गया। उसके जाने के बाद सराय का मालिक अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद सराय के मालिक का एक दोस्त जिसका नाम सिंगा था आ गया। सिंगा मुर्दों के कफन चुरा कर बेच दिया करता। वो बड़ा लालची था और हर वक्त दौलतमंद बनने के ख्वाब देखा करता। शहर से जो मुर्दा कब्रिस्तान में लाया जाता, सिंगा उसका पीछा करता। जब मुर्दे को दफन कर दिया जाता तो वो गोरकन से मिलकर कब्र खोद डालता और मुर्दे के साथ रखे हुए चांदी के रुपए और उसका कफन उतार कर ले जाता। वो इसमें थोड़ा सा हिस्सा गोरकन को भी दे देता। अगर कभी मुर्दे को कब्रिस्तान आने में देर हो जाती तो सिंगा कफन चोर खुद रात के अंधेरे में किसी अमीर आदमी को हलाक कर डालता, और जब उसे कब्र में दफन कर दिया जाता तो सिंगा कफन चोर रात को कब्रिस्तान पहुंच जाता और अमीर मुर्दे का कफन और उसके साथ रखी हुई कीमती चीजें और रुपए उड़ा कर ले जाता। इस शहर में ऐसे लोग भी थे जो अपने मुर्दों को जलाते थे। उनका कफन सिंगा कफन चोर नहीं उतार सकता था। सिंगा कफन चोर की इन भयानक वारदातों का सराय के मालिक को भी इल्म नहीं था। शहर में चौकीदारी और पहरों का कुछ ऐसा सख्त इंतजाम था कि सिंगा कफन चोर को किसी अमीर आदमी को कत्ल कर देना तो आसान था, मगर उसके घर डाका डालना बड़ा मुश्किल। सराय के मालिक ने सिंगा कफन चोर को देखा तो बोला, आओ सिंगा, आओ बैठो। सिंगा कफन चोर सराय के मालिक के पास बैठ गया। सराय के मालिक ने कहा, सिंगा भाई, आज हमारे सराय में एक अजीबोगरीब आदमी अपनी 2 बहनों के साथ रहने आया है। इसमें ऐसी कौन सी अजीबोगरीब बात है? सिंगा ने पूछा। सराय का मालिक आहिस्ता से बोला, उसके कान बड़े लंबे हैं। सिंगा बेनियाजी से बोला, ये तो कोई अजीबोगरीब बात नहीं है, कान तो कई लोगों के लंबे होते हैं। सराय का मालिक कहने लगा, उसकी आंखें भी लोमड़ की आंखों जैसी हैं, मुझे तो वो कोई जादूगर लगता है। इस पर सिंगा कफन चोर चौंका। वो मुद्दत से किसी ऐसे जादूगर की तलाश में था जो उसे कोई ऐसा मंत्र बता दे जिसको फूंक कर वो लोहे को सोना बना सके और यूं एक दिन में दुनिया का सबसे दौलतमंद शख्स बन जाए। उसने कहा, कौन सी कोठरी में ठहरा हुआ है ये आदमी? सराय के मालिक ने उसे कोठरी का नंबर बता दिया और बोला, जरा होशियार होकर जाना, कहीं वो तुम्हें भेड़ ना बना दे, मुझे बड़ा खतरनाक आदमी लगता है। सिंगा कफन चोर मुस्कुरा दिया, बोला, अरे भाई, मैं तो सिर्फ अपनी दिलचस्पी के लिए उसे एक नज़र देखना चाहता हूँ, वरना मुझे उससे क्या गर्ज हो सकती है। मैं तो जो मेहनत से कमाता हूँ बस उसी में बड़ा खुश हूँ। सराय के मालिक को सिंगा कफन चोर की असली मकरू और कातिल शख्सियत का कुछ इल्म नहीं था। सिंगा कफन चोर उठकर उस कोठरी की तरफ चला जो त्यूसोंग की थी। त्यूसोंग उस वक्त अपनी कोठरी में नहीं था। वो दूसरी कोठरी में केटी और जूली सॉन्ग के पास बैठा बातें कर रहा था। सिंगा कफन चोर के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इस लंबे कान वाले जादूगर की बातें छुपकर सुनी जाएं। सिंगा कफन चोर सराय की सारी कोठरियों वगैरह से वाकिफ था। वह त्यूसोंग की कोठरी में जाने के बजाय जूली सॉन्ग की साथ वाली खाली कोठरी में आ गया। यहाँ दीवार के बीच में एक छोटी सी खिड़की थी जो बंद थी। सिंगा कफन चोर बंद खिड़की के साथ कान लगाकर बातें सुनने लगा। त्यूसोंग केटी से कह रहा था, मेरा ख्याल है कि तुम यहीं सराय में ही ठहरो, मैं और जूली सॉन्ग शहर में अंबरनाग मारिया का सुराग लगाते हैं। केटी कहने लगी, क्यों, मैं तुम्हारे साथ क्यों ना जाऊं? जूली सॉन्ग ने कहा,
भाई 3 इंसानों को जाने की क्या जरूरत है? मैं तो समझती हूँ कि थ्योसॉन्ग तुम भी केटी के साथ यहीं ठहरो, मैं अकेली ही शहर जाती हूँ। केटी ने कहा। जूली सॉन्ग, हमें शहर जाने की भी क्या जरूरत है? तुम तो अपनी उंगली लगाकर मुर्दे से बातें कर लेती हो। क्यों ना किसी मुर्दे से जाकर पूछो कि अंबरनाग मारिया कहाँ है? तुम्हें तो मुर्दा जमीन के अंदर के राज भी बता देता है। सिंगा कफन चोर ने यह सुना तो उसके कान खड़े हो गए। वो थ्योसॉन्ग को तो भूल गया और उसकी सारी तवज्जो उस लड़की की तरफ हो गई जिसका नाम जूली सॉन्ग लिया जा रहा था। उसके दिल में एकदम से ख्याल अपने आप उभर आया कि अगर वो किसी तरह इस लड़की को काबू में कर ले तो वो इसकी मदद से मुर्दों से जमीन के राज मालूम कर सकता है और यूं वो जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने भी हासिल कर सकता है। सिंगा कफन चोर की आंखें खुल गईं। वो उस लड़की की तरफ देखना चाहता था जिसका नाम जूली सॉन्ग लिया जा रहा था और जो मुर्दे को हाथ लगाकर उससे बातें कर लेती थी। सिंगा कफन चोर जल्दी से सीढ़ी लगाकर छत पर आ गया और यहाँ के रोशनदान से नीचे झांक कर देखा। कोठरी में एक मर्द और 2 औरतें बैठी थीं। मर्द थ्योसॉन्ग था और औरतें केटी और जूली सॉन्ग। सिंगा कफन चोर ये मालूम करना चाहता था कि इनमें मुर्दों से बातें करने वाली जूली सॉन्ग कौन है। वो गौर से उन तीनों को तकने लगा। थ्योसॉन्ग कह रहा था, अंबरनाग मारिया भी हमारी तलाश में होंगे। केटी ने कहा, मगर खुदा जाने वो किस जमाने में किस मुल्क में हमारी तलाश में फिर रहे हों। जूली सॉन्ग कहने लगी, अच्छा मैं चलती हूँ, शहर जाकर अंबरनाग मारिया का सुराग लगाती हूँ। थ्योसॉन्ग ने बुलंद आवाज में कहा, नहीं जूली सॉन्ग, तुम नहीं जाओगी, आज मैं जाऊंगा, कल तुम और केटी चले जाना। जूली सॉन्ग ने इस बात में मुस्कुराते हुए सर हिलाया तो सिंगा कफन चोर फौरन समझ गया कि यही सुनहरी बालों और नीली आंखों वाली लड़की जूली सॉन्ग है जो मुर्दों से बातें करती है। सिंगा कफन चोर ने जूली सॉन्ग की शक्ल अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा ली और छत से उतरकर दूसरी तरफ चल दिया। राजा का जो शाही नजूमी था वो सिंगा कफन चोर का वाकिफ था। सिंगा को मालूम था कि शाही नजूमी जड़ी बूटियों का इल्म भी रखता है। वो उससे कोई ऐसी दवाई लेना चाहता था जो जूली सॉन्ग को खिलाकर उसे अगवा कर ले और फिर उसको ज़बरदस्ती इस बात पर मजबूर करे कि वो मुर्दों से बातें करके उनसे ज़मीन के अंदर छुपे हुए खजानों का राज मालूम करे। सिंगा सीधा राजा के महल के करीब बनी हुई शाही नजूमी की हवेली में जा पहुंचा। शाही नजूमी उस वक्त अपने कमरे में बैठा सितारों का हिसाब कर रहा था। सिंगा ने जाकर सलाम किया और कहा, हजूर, मुझे एक ऐसी दवाई चाहिए जो आदमी को आधे दिन के लिए बेहोश कर दे। शाही नजूमी सिंगा कफन चोर की वारदातों से कुछ कुछ वाकिफ था। उसने पूछा, किसको बेहोश करना चाहते हो? सिंगा बोला, हजूर, मेरा एक रिश्तेदार है, उसके पेट में बड़ा दर्द है, चाहता हूँ उसे दवाई पिलाकर बेहोश कर दूँ, कम अज कम वो आधा दिन तो आराम से गुजार ले। शाही नजूमी के सामने उस वक्त सितारों का हिसाब खुला पड़ा था। उसने उस खाने को देखा जिसमें सिंगा कफन चोर बैठा था। फौरन सितारे ने बता दिया कि सिंगा कफन चोर एक बड़ा मंसूबा जहन में लेकर आया है। इससे ज्यादा सितारा कुछ नहीं बता सकता था। आगे शाही नजूमी ने खुद अंदाजा लगाना था। शाही नजूमी ने सिंगा कफन चोर को करीब बिठा लिया और कहा, सिंगा, अगर तू मुझे सच सच बता दे कि बेहोशी की दवा किसके लिए ले जा रहा है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें बेहोशी की दवा भी दे दूंगा और जायचा देकर यह भी बता दूंगा कि तुम अपने मंसूबे में किस तरह से कामयाब हो सकते हो। सिंगा कफन चोर बड़ा खुश हुआ। उसने सब कुछ शाही नजूमी को बता दिया। शाही नजूमी के कान एकदम खड़े हो गए। उसे मुद्दत से किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो मुर्दों से बात कर सकता हो। उसने जब सुना कि शहर की सराय में जूली सॉन्ग नाम की एक ऐसी औरत आई हुई है जो मुर्दों से बात कर सकती है तो उसकी नीयत बदल गई। उसने उसी वक्त सिंगा कफन चोर को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उस जमाने की हवेलियां आजकल के किलों की तरह होती थीं। आदमी को बड़ी आसानी से गायब किया जा सकता था। शाही नजूमी ने कहा, सिंगा, तुम मुझे उस औरत जूली सॉन्ग की शक्ल दिखाओ, तुम्हें उसको बेहोश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा जादू का मंत्र फूंकूंगा कि वो खुद ब खुद भागकर तुम्हारे पास आ जाएगी। फिर तुम उसे कब्रिस्तान ले जाकर चाहे जिस मुर्दे से खजाने का राज हासिल कर देना। सिंगा कफन चोर तो खुशी से फूला ना समाया, कहने लगा, महाराज, मेरे साथ चलिए। इस वक्त जूली सॉन्ग, मेरा मतलब है मुर्दों से बात करने वाली लड़की, सराय में ही होगी। मैं अभी चलकर आपको उसकी शक्ल दिखाई देता हूँ और महाराज, मैं वादा करता हूँ कि अगर मुझे कोई खजाना मिल गया तो उसमें से आधा मैं आपको दे दूंगा। शाही नजूमी ने कहा, अरे सिंगा, मुझे किसी खजाने की जरूरत नहीं है, मुझे राजा से बहुत तनख्वाह मिल जाती है, चलो तुम मुझे उस लड़की की शक्ल दिखाओ। शाही नजूमी ने सिंगा कफन चोर को साथ लिया। दोनों सराय की जानिब चल पड़े। उस वक्त सराय में जूली सॉन्ग अकेली थी। थ्योसॉन्ग और केटी शहर में अंबरनाग मारिया की तलाश में गए हुए थे। कफन चोर ने जूली सॉन्ग की तरफ इशारा करके कहा, यह है वो लड़की, इसका नाम जूली सॉन्ग है और ये किसी भी पुरानी से पुरानी मुर्दा लाश को हाथ लगा दे तो वो इससे बातें करने लगती है।
जूली सॉन्ग अपनी कोठरी के सामने लकड़ी के स्टूल पर बैठी अपने सुनहरी बालों में कंघी कर रही थी। शाही नजूमी ने जूली सॉन्ग को गौर से देखा, उसकी शक्ल को अच्छी तरह जहन में बिठा लिया और कफन चोर से कहा, चलो वापस चलो। अपनी हवेली में आकर शाही नजूमी ने कफन चोर सिंगा से कहा, इस लड़की से हम बड़ा काम ले सकती हैं। यही तो मैं भी कह रहा था, कफन चोर ने पुरजोश अंदाज में जवाब दिया। मगर शाही नजूमी तो कुछ और ही सोच रहा था। उसने कफन चोर से कहा, तुम फिक्र न करो, इस लड़की जूली सॉन्ग का चेहरा बता रहा है कि वो मुर्दों से बात कर लेती है। मैं एक ऐसे मकबरे को जानता हूँ जिसमें हजारों साल पुरानी लाश दफन है। तारीख में लिखा है कि जिस आदमी की ये लाश है उसको हजारों बरस पुराने एक बेशबहा खजाने का इल्म था, मगर वो किसी को बताए बगैर ही मर गया। हम जूली सॉन्ग की मदद से उस खजाने का राज मालूम कर लेंगे। कफन चोर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, मगर महाराज, जूली सॉन्ग को हम कैसे मजबूर करेंगे कि वो लाश से खजाने का राज मालूम कर ले? वो तो अपनी मर्जी से हरगिज ऐसा नहीं करेगी। शाही नजूमी मक्कारी से मुस्कुराया, बोला, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। इस वक्त तुम ऐसा करो कि पिछली कोठरी में जाओ, वहाँ एक मर्तबान रखा हुआ है, उसमें एक खास जड़ी बूटी का सफूफ पोटली में बंधा पड़ा है, वो ले आओ। मैं उस सफूफ पर एक तिलिस्म कर दूंगा, फिर यह सफूफ जूली सॉन्ग को किसी तरीके से पिला दिया जाएगा। इसके बाद वो अपने आप हमारे पास चली आएगी। कफन चोर तो बहुत खुश हुआ, उसकी उम्मीदें पूरी होने वाली थी। फौरन हवेली की पिछली कोठरी में घुस गया। वहां कोने में एक मर्तबान रखा हुआ था, उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। कफन चोर ने कपड़ा उतारा और मर्तबान में हाथ डाल दिया कि सफूफ की पोटली निकाले, मगर मर्तबान के अंदर सफूफ की पोटली की जगह एक निहायत खतरनाक सांप कुंडली मारे बैठा था। जो ही कफन चोर का हाथ सांप से टकराया, सांप ने उसे डस दिया। कफन चोर ने फौरन अपना हाथ बाहर खींच लिया, फिर उसे मर्तबान के अंदर से सांप के भुंकारने की आवाज सुनाई दी। समझ गया कि सांप ने काट लिया है। अब उसके हलक से एक चीख निकली और वो बाहर को भागा, मगर कोठरी की दहलीज पर गिर पड़ा। सांप के मोहलिक जहर ने उसके खून को जहर बना दिया। शाही नजूमी अपने कमरे में बैठा इसी चीख की आवाज का इंतजार कर रहा था। चीख सुनते ही वो उठा और कोठरी की तरफ आया। दहलीज पर उसे कफन चोर की लाश नजर आई। शाही नजूमी जानता था कि मर्तबान के सांप के जहर से कोई बड़े से बड़ा जादूगर भी नहीं बच सकता। उसने कफन चोर की लाश को उठाकर हवेली के सबसे पिछले कमरे के कुएं में फेंककर कुएं को ऊपर से बंद कर दिया और अपने कमरे में आकर अलमारी में से एक किताब निकालकर उसको गौर से पढ़ने लगा। इस किताब में सितारों का हाल लिखा हुआ था। उसने जूली सॉन्ग की शक्ल को सामने रखते हुए उसका जायचा बनाया तो जायचे ने उसे बताया कि ये लड़की खलाई मखलूक है और वाकई मुर्दों से बात कर सकती है। शाही नजूमी की बातें खिल गईं। उसको एक ऐसी औरत की तलाश थी। शाही नजूमी ने उसी वक्त एक खास तिलिस्म तैयार किया। इस तिलिस्म में उसने कागज पर जूली सॉन्ग के जिस्म का खाका बनाया, फिर एक चाकू लेकर जूली सॉन्ग के खाके के जिस्म में जहां दिल का निशान था चाकू उसके दिल में चुभो दिया। जूली सॉन्ग सराय के बरामदे में बैठी अपने बालों को बांधकर ठंडी हवा का लुत्फ ले रही थी कि अचानक उसके दिल में दर्द उठा। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और दर्द से दोहरी हो गई। जल्दी से उठकर कोठरी में आकर चारपाई पर लेट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, दिमाग में शोर उठ रहा था जैसे तेज आंधी चल रही हो। फिर वो एकदम से बेहोश हो गई। 1 मिनट बाद उसे अपने आप ही होश आ गया। वो एक बदली हुई जूली सॉन्ग थी। चारपाई से उठते ही इधर उधर देखकर हैरानी से बोली, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? पांडू, तुम कहाँ हो? पांडू शाही नजूमी का नाम था। जूली सॉन्ग जल्दी से कोठरी से बाहर निकली, सराय को देखा और बोली, मुझे यहाँ कौन ले आया था? और फिर सराय से निकलकर शाही नजूमी की हवेली की तरफ रवाना हो गई। जूली सॉन्ग को जैसे मालूम था कि शाही नजूमी की हवेली कहाँ है। शाही नजूमी अपने कमरे खास में बैठा सितारों के जायचे पर झुका हुआ था कि दरवाजा खुला और जूली सॉन्ग अंदर दाखिल हुई। आते ही शाही नजूमी पांडू को देखकर बोली, पांडू, मुझे सराय में कौन ले गया था? शाही नजूमी पांडू के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। उसका तिलिस्म कामयाब हो गया। उसने अपने सितारों के तिलिस्म के जरिए जूली सॉन्ग के दिमाग पर कब्जा करके उसकी पुरानी याददाश्त को ख़त्म कर दिया और अब वो अपने आप को शाही नजूमी की बीवी समझने लगी। वो ये बिल्कुल ही भूल गई कि उसका नाम जूली सॉन्ग है और वो सराय में थ्यू सॉन्ग और केटी के साथ ठहरी हुई है और वो दोनों शहर की तरफ अंबर नागमारिया का सुराग लगाने गए हुए हैं। उसे सिर्फ ये याद था कि उसका नाम शांता है और वो शाही नजूमी की बीवी है। जूली सॉन्ग ने ताज्जुब से कहा, पांडू, मैं सराय में कैसे चली गई थी? शाही नजूमी ने मुस्कुराते हुए कहा, शांता, तुम पर एक तिलिस्म का असर हो गया था और तुम अपने आप नींद में उठकर सराय में चली गई। अब तुम वापस आ गई हो, वरना मैं खुद सराय में जाने वाला था क्योंकि मैंने जायचे के जरिए पता लगा लिया था कि तुम सराय में हो।
जूली सॉन्ग ने पलंग पर लेटते हुए कहा, पांडु, मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है कि अपने जादू मुझ पर ना आजमाया करो। अपने तिलिस्म की कामयाबी पर शाही नजूमी बेहद खुश था। कहने लगा, यह तिलिस्म एक बिल्कुल नया था और मैं चाहता था कि इसे तुम पर आजमा कर देखूं। चलो अब तैयारी करो। याद है ना, हमें सतपुड़ा की पहाड़ियों वाले पुराने किले में जाना है। जूली सॉन्ग के जहन पर चूंकि नजूमी पांडु के ख्यालात का असर था, इसलिए जूली सॉन्ग ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे मैं तो भूल ही गई थी। मैं अभी तैयार होती हूँ, तुम घोड़ों को तैयार करो। नजूमी पांडु के दिल की कली खिलने वाली थी। सतपुड़ा की पहाड़ी में एक कदीम किला था। उसी किले में उसके जायचे के मुताबिक शाही खानदान के एक ऐसे खानदान की लाश दफन थी जिसको शाही खजाने का इल्म था, मगर वो किसी को बताए बगैर ही मर गया। वो नहीं चाहता था कि खजाने का किसी को पता चले। शाही नजूमी पांडु ने जायचे के हिसाब से उस लाश का पता चलाया। सितारों ने नजूमी को यह भी बता दिया कि यह खजाना इतना बड़ा है कि उसकी 7 पुश्तें भी अगर इसे खर्च करती रहें तो खजाना खत्म नहीं होगा। शाही नजूमी ने यह सोच रखा था कि जब उसे खजाने का इल्म हो जाएगा तो वह एक समुद्री जहाज खरीद कर खजाना उसी पर ला देगा और फिर मुल्क बाबल के किसी शहर में जाकर एक आलीशान महल बनाएगा और सारी जिंदगी ऐशो आराम से बसर करेगा। उसने फौरन 2 बर्क रफ्तार सेहतमंद घोड़ों को तैयार किया। 2 खाली घोड़ों पर खाने पीने की चीजें और कंबल वगैरह रखे और हवेली में आ गया। जूली सॉन्ग तैयार हो चुकी थी। मैं कैसी लग रही हूँ पांडु? जूली सॉन्ग ने अपना खूबसूरत लिबास पांडु को दिखाते हुए पूछा। जूली सॉन्ग वाकई बिल्कुल बदल चुकी थी। पांडु ने उसकी तारीफ की और कहा, इस लिबास में तुम हमेशा खूबसूरत लगती हो। आओ चलती हैं। घोड़े बिल्कुल तैयार हैं। जिस वक्त केटी और थ्यू सॉन्ग शहर वाराणसी के बाजारों में अंबरनाग मारिया का सुराग लगाने में मसरूफ थे तो अचानक उन्हें महसूस हुआ कि जूली सॉन्ग की खुशबू नहीं आ रही। थ्यू सॉन्ग ने चौंक कर केटी से पूछा, जूली की खुशबू क्यों नहीं आ रही केटी? अब केटी ने भी फिजा को सूंघा तो परेशान होकर बोली, हाँ थ्यू सॉन्ग, जूली की खुशबू फिजा में नहीं है। जल्दी से सराय में चलो, कहीं उसे कोई हादसा न पेश आ गया हो। वो वहीं से सराय की तरफ तेज तेज चलने लगे। सराय में आकर देखा तो कोठरी खाली थी। कोठरी के बाहर स्टूल पड़ा हुआ था मगर जूली सॉन्ग गायब थी। थ्यू सॉन्ग और केटी सराय में जूली को तलाश करने लगे मगर उन्हें जूली सॉन्ग का कहीं पता न चला। केटी घबरा गई। जूली सॉन्ग कहाँ जा सकती है थ्यू? थ्यू सॉन्ग आंखों को सुकेड़े गहरी सोच में गुम था। कहने लगा, जहां तक मेरा ख्याल है जूली सॉन्ग खुद नहीं गई, उसे कोई ले गया है। केटी ने कहा, मगर जूली सॉन्ग में 7 आदमियों की ताकत है, उसे कोई इतनी आसानी से अगवा करके नहीं ले जा सकता। थ्यू सॉन्ग बोला, मगर उस पर तिलिस्म का असर तो हो सकता है। जरूर किसी ने उस पर जादू करने के बाद उसे अगवा किया है। केटी जमीन पर पांव मारकर कहने लगी, आखिर किसी को उसकी क्या जरूरत थी? थ्यू सॉन्ग ने कहा, यह तो हमारे साथ होता ही रहता है। किसी न किसी को हमारी जरूरत पड़ती रहती है और हम मुसीबत में फंसते रहते हैं। अब हमें ये बातें छोड़कर जूली सॉन्ग को शहर में चलकर तलाश करना होगा। और वो दोनों एक बार फिर शहर की तरफ चल पड़े। जिस वक्त ये लोग शहर में पहुंचे उस वक्त नजूमी पांडु जूली सॉन्ग को अपने साथ लिए शहर वाराणसी की हदूद से निकलकर दूर पहाड़ियों में कोहे सतपुड़ा की तरफ चला जा रहा था। दिन भर थ्यू सॉन्ग और केटी शहर में जूली सॉन्ग का सुराग लगाते रहे। उन्होंने पुराने खंडर भी देखे, मैदानों, खेतों और जंगल में भी देखा, मगर जूली सॉन्ग उन्हें कहीं ना मिली। मायूस होकर वह सराय में वापस आ गई। केटी ने ठंडी आह भरते हुए कहा, अभी अंबरनाग मारिया नहीं मिले थे कि जूली सॉन्ग भी हमारे हाथों से निकल गई। थ्यू सॉन्ग ने कहा, हमें इसी सराय में ठहर कर जूली सॉन्ग का इंतजार करना होगा। हो सकता है वो खुद ही तिलिस्म के असर से निकलकर यहाँ पहुंच जाए, क्योंकि वो होशियार और तजुर्बाकार है और पहले भी ऐसे वाकयात से गुजर चुकी है। केटी बोली, सिवाय इसके हम और क्या कर सकती हैं? ठीक है, हम कम से कम 1 महीना यहाँ जरूर ठहरेंगे। केटी और थ्यू सॉन्ग ने सराय में ठहरने का फैसला कर लिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी फैसला कर लिया कि वो हर रोज शहर के इर्द गिर्द फिरकर अंबरनाग मारिया और जूली सॉन्ग की तलाश जारी रखेंगे। दूसरी तरफ अय्यार नजूमी पांडु जूली सॉन्ग के साथ जंगलों में सफर कर रहा था। 2 दिन के सफर के बाद वो सतपुड़ा की पहाड़ियों में पहुंच गया। उसने जायचे के हिसाब से पूरा नक्शा तैयार कर रखा था और नक्शे की मदद से वो सफर कर रहा था। जूली सॉन्ग उसकी बीवी शांता की शक्ल में सफर कर रही थी। उसे एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया कि वो जूली सॉन्ग है और इस मक्कार शख्स पांडु की बीवी नहीं। सतपुड़ा की वादी बड़ी दुश्वार गुजार थी। जगह जगह झाड़ियां, घास और दरख्त उगे हुए थे। जूली सॉन्ग ने पांडु से पूछा, पांडु, तुम्हारा वो पुराना किला कहाँ है? हम 2 रोज से सफर कर रहे हैं। पांडु नक्शे को गौर से देखता हुआ बोला, इसी वादी में है शांता। हम अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं। शांता यानी जूली सॉन्ग ने कहा, क्या तुम्हारा खजाना इस पुराने किले में अभी तक महफूज पड़ा होगा?
अय्यार नजूमी मुस्कुराया। शांता, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, किले में जाएंगे तो खजाना तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूंगा, बस तुम जरा सब्र करो। पांडु नजूमी ने जूली सॉन्ग को बिल्कुल नहीं बताया कि उसे किले के कब्रिस्तान में एक पुरानी कब्र के मुर्दे से बात करनी होगी। वो अभी उसे ये बताना नहीं चाहता था। सूरज गुरूब होने लगा। वो वादी में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे कि पांडु नजूमी नक्शे को देखते हुए रुक गया। फिर उसने एक छोटे से टीले की तरफ इशारा किया और बोला, पुराना किला इस टीले की दूसरी तरफ होना चाहिए, मेरा नक्शा यही कह रहा है। और जब वो टीले की दूसरी तरफ पहुंचे तो सचमुच एक कदीम किले का खंडर नजर आया। किले की स्याह दीवारें आधी से ज्यादा ढह चुकी थीं। उन दीवारों पर जंगली घास उग रही थी। जूली सॉन्ग ने किले के खंडर को देखकर कहा, पांडु, लगता है इस किले के अंदर सिवाय चूहों और छिपकलियों के और कुछ नहीं होगा। पांडु मुस्कुराया, तुम चलो तो सही, खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। नजूमी पांडु ने दूसरे घोड़े पर कुदालें और फावड़े लाद रखे थे। वो सारा इंतजाम करके चला था। किले का दरवाजा गायब था, उसकी जगह सिर्फ एक टूटी हुई मेहराब खड़ी थी। अंदर सतून गिरे हुए थे। उसी किले के अंदर पीछे की जानिब दरख्तों के नीचे एक पुराना कब्रिस्तान था। नजूमी पांडु को सितारों के हिसाब से मालूम हो चुका था कि जिस कब्र की वो तलाश में है वो इसी कब्रिस्तान में है। चुनाचे वो उस कब्र पर पहुंच गया। जूली सॉन्ग ने हैरानी से पूछा, क्या खजाना इसी कब्र में है? नजूमी पांडु ने कहा, यूं समझ लो कि खजाना इसी कब्र में बंद है, आओ कब्र को खोदते हैं। घोड़े एक तरफ बांध दिए गए। नजूमी पांडु ने घोड़ों पर लदे हुए झूले में से एक कुदाल निकाली और कब्र के पत्थर हटाने शुरू कर दिए। जूली सॉन्ग भी बड़े शौक से कब्र को देख रही थी कि अभी इसके नीचे से बेशबहा खजाना निकल आएगा। मगर जब कब्र खुली तो उसके अंदर खजाने की बजाय एक लाश का ढांचा पड़ा था। जूली सॉन्ग ने कहा, पांडु, तुम तो कहते थे कि इसमें खजाना होगा, लेकिन यहाँ तो एक इंसान का ढांचा पड़ा है, इसको खोदने की क्या जरूरत थी भला? पांडु ने कहा, शांता, यह उस आदमी का ढांचा है जो इस किले के राजा का खजांची था। सिर्फ इस आदमी को मालूम था कि खजाना किस जगह दफन कर दिया गया है, क्योंकि इस किले पर दुश्मन ने हमला कर दिया था। जूली सॉन्ग बड़ी हैरान हुई, मगर अब तो यह खजांची मर चुका है, बल्कि इसकी हड्डियां भी मिट्टी बन रही हैं। अब यह खजाने के बारे में तुम्हें क्या बता सकेगा? नजूमी पांडु ने कहा, शांता, यही मुर्दा बताएगा कि खजाना किस जगह पर दबाया हुआ है। चूंकि जूली सॉन्ग ये भूल चुकी थी कि वो मुर्दों से बात कर सकती है, और ये कि वो जूली सॉन्ग है, इसलिए परेशान होकर कहने लगी, पांडु, क्या तुम मुर्दों से भी बात कर लेती हो? नजूमी पांडु बोला, मुर्दे से मैं नहीं बल्कि तुम बात करोगी। अब तो जूली सॉन्ग दंग होकर रह गई। पांडु, मैं किसी मुर्दे से कैसे बात कर सकती हूँ, और फिर मुर्दा मेरी बात कहाँ सुनेगा? पांडु ने कहा, मैं इस मुर्दे के ढांचे पर एक खास मंत्र पढ़कर फूंक दूंगा। इसके बाद जब तुम इससे सवाल करोगी तो ये तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। जूली सॉन्ग कुछ डर सी गई, कहने लगी, मैं क्यों बात करूंगी? तुम बात क्यों नहीं करते इससे? मुझे तो मुर्दे से बात करते हुए डर लगता है। नजूमी पांडु जानता था कि सिवाय जूली सॉन्ग के दूसरा कोई मुर्दे से बात नहीं कर सकता। उसने कहा, मैं तुम्हारे पास हूंगा, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? और फिर मैं मुर्दे के ढांचे पर मंत्र पढ़कर फूंक दूंगा, तुम बेखौफ होकर इससे सवाल करना। जूली सॉन्ग ने, जो अपने आप को शांता समझ रही थी, पूछा, मुझे मुर्दे से क्या पूछना होगा? नजूमी पांडु ने नक्शा जेब में डाला और बोला, जो जो मैं तुम्हें कहता जाऊंगा तुम मुर्दे से पूछती जाना। अब मैं इस पर मंत्र फूंकने लगा हूं। नजूमी पांडु को मुर्दे पर मंत्र फूंकने की क्या जरूरत थी? वैसे उसके पास कोई ऐसा मंत्र नहीं था जिसके फूंकने से मुर्दे बातें करने लगें। वो तो जानता था कि जूली सॉन्ग जब मुर्दे को हाथ लगाएगी तो मुर्दा उससे बात करने लगेगा। जूली सॉन्ग चूंकि अपनी याददाश्त भूल चुकी थी, इसलिए वो यही समझ रही थी कि मुर्दा पांडु के मंत्र की वजह से मुझसे बात करेगा। नजूमी पांडु ने यूं ही एक ऊट पटांग मंत्र पढ़कर कब्र में पड़े हुए ढांचे पर फूंका और फिर जूली सॉन्ग से कहा, शांता, अब तू ऐसा करके लाश के ढांचे की खोपड़ी को अपना हाथ लगा और इससे पूछ के महल का खजाना किस जगह दफन है। शांता ने डरते डरते लाश की खोपड़ी को हाथ लगाया तो खोपड़ी जो टेढ़ी थी सीधी हो गई। शांता डर गई, मगर नजूमी पांडु खुशी से उछल पड़ा। उसने शांता से आहिस्ता से कहा, अब इससे पूछ के राजा का खजाना किस जगह पर दफन किया गया था। शांता ने जब मुर्दे से पूछा कि राजा का खजाना किस जगह पर दफन है तो खोपड़ी का जबड़ा हिला और उसके अंदर से आवाज आई, जूली सॉन्ग, ये तुम्हारे साथ कौन है? पांडु को फिक्र पड़ गई कि कहीं यह मुर्दा भांडा ना फोड़ दे। जूली सॉन्ग ने ताज्जुब से पांडु की तरफ देखा और कहा, ये किस जूली सॉन्ग का नाम ले रहा है? नजूमी पांडु ने सख्ती से कहा, मुर्दे को कहो कि फिर जूली सॉन्ग का नाम ना लेना और जो मैं कहती हूँ सिर्फ उसका जवाब दो, फजूल बातें करने की जरूरत नहीं। जूली सॉन्ग ने यही कुछ मुर्दे के ढांचे को कह दिया। खोपड़ी ने कहा, तो पूछो, क्या पूछना चाहती हो? जूली सॉन्ग ने सवाल किया, राजा का खजाना इस किले में किस जगह दफन किया गया था? खोपड़ी ने कहा,
किले के पीछे एक अस्तबल का खंडर है। उस खंडर की शुमाली दीवार के पास एक गोल पत्थर जमीन के बाहर उभरा हुआ है। राजा का खजाना मैंने उस पत्थर के नीचे दफन कर दिया था। नजूमी पांडु को लाश से बस यही कुछ मालूम करना था। उसने जूली सॉन्ग को कब्र से बाहर आने का इशारा किया। लाश का ढांचा खामोश हो गया। जब उससे कोई दूसरा सवाल ना पूछा गया तो खोपड़ी खुद ब खुद एक तरफ को ढलक गई। पांडु नजूमी ने कब्र को पत्थरों से बंद कर दिया। जूली सॉन्ग बोली, पांडु कितनी अजीब बात है कि मैंने एक लाश से बात की है। जूली सॉन्ग ये भूल गई थी कि वो जिस वक्त चाहे और जिस लाश से चाहे बात कर सकती है। नजूमी ने कहा, मेरे जादू के मंत्र ने लाश में भी जान पैदा कर दी, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मेरे साथ रहोगी तो सारी जिंदगी ऐश करोगी। जूली सॉन्ग ने कहा, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। नजूमी पांडु कब्र पर आखिरी पत्थर रखते हुए बोला, अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। चलो अब चलकर खजाना निकालती हैं। वो किले के पीछे जो अस्तबल का खंडर था उस तरफ चल पड़े। जूली सॉन्ग कहने लगी, पांडु क्या सचमुच वहां खजाना दफन होगा? मुझे तो लाश की बात का कोई एतबार नहीं। नजूमी पांडु बोला, लाश झूठ नहीं बोलती। किले के खंडर के पीछे वाकई एक अस्तबल का खंडर था। उसकी एक दीवार भी थी और दीवार के पास जमीन पर एक गोल पत्थर भी बाहर को निकला हुआ था। नजूमी पांडु उस पत्थर को देखकर बेहद खुश हुआ। कहने लगा, देखा, मैंने कहा था कि लाश कभी झूठ नहीं बोला करती। इसके नीचे यकीनन खजाना होगा। मैं इस पत्थर को हटाता हूँ। पांडु नजूमी ने कुदाल की मदद से पत्थर को खोदकर परे हटा दिया। उसके नीचे खाली जमीन थी। जूली सॉन्ग ने हंसकर कहा, आप बताओ खजाना कहाँ है? पांडु नजूमी बोला, खजाना इस जगह जमीन के अंदर है। और नजूमी ने कुदाल चलानी शुरू कर दी। वो मिट्टी बाहर निकालता जा रहा था। जूली सॉन्ग उसके पास ही बैठी थी। जमीन में 3 फुट गहरा गड्ढा बन गया। नजूमी पांडु गड्ढे में उतरकर जमीन खोदने लगा। जब गड्ढा 5 फुट गहरा हो गया तो अचानक कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। नजूमी पांडु के पसीने भरे चेहरे पर कामयाबी की लहर दौड़ गई। वह बेख्तियार पुकार उठा, जूली सॉन्ग, खजाना मिल गया। जूली सॉन्ग ने चौंक कर कहा, ये तुमने मेरा वो नाम क्यों लिया जो लाश ने भी लिया था? तब नजूमी को एहसास हुआ कि उसने जोश में आकर जूली सॉन्ग का असली नाम ले लिया। जल्दी से बोला, जूली सॉन्ग असल में उस रानी का नाम था जिसका ये खजाना है। लाश ने भी उस रानी को याद किया था। ये देखो शांता, ये देखो, जमीन में संदूक दबा हुआ है। जूली सॉन्ग गड्ढे के किनारे पर बैठकर नीचे देखने लगी। वाकई जमीन में से लोहे के संदूक का ढक्कन नजर आने लगा जिस पर जंग जम चुका था। पांडु नजूमी कुदाल की मदद से संदूक के इर्द गिर्द से मिट्टी बाहर फेंक रहा था। जूली सॉन्ग बोली, पांडु अब जल्दी से इसे खोलो, देखो तो इसके अंदर क्या है। नजूमी पांडु ने कुदाल की मदद से संदूक का ढकना हटा दिया। जूली सॉन्ग और पांडु के मुंह से खुशी की चीख निकल गई। संदूक कीमती हीरे मोतियों और सोने के जेवरात से भरा हुआ जगमग जगमग कर रहा था। जूली सॉन्ग बोली, पांडु ये सारा खजाना हम कैसे अपने घर ले जाएंगे? किसी को पता चल गया तो क्या होगा? पांडु नजूमी खजाने के हीरे जवाहरात और सोने के जेवरात और हारों को हाथों पर उठाकर देख रहा था और बेहद खुश हो रहा था। कहने लगा, तुम फिक्र क्यों करती हो? हम थोड़ा थोड़ा करके खजाना यहाँ से ले जाएंगे। संदूक इसी जगह दबा रहेगा। पांडु नजूमी उसी वक्त बाहर निकलकर एक बड़ा थैला घोड़े की पीठ से निकाल कर लाया और उसमें हीरे मोती और जेवरात भर लिए। फिर खजाने का ढक्कन बंद करके गड्ढे में मिट्टी और पत्थर डालने लगा। गड्ढे को भर देने के बाद नजूमी पांडु ने वहां उसी तरह गोल पत्थर रख दिया और बोला, अब मैं दोबारा यहाँ आऊँगा और सारा खजाना निकाल कर ले जाऊँगा। जूली सॉन्ग कहने लगी, पांडु तुम चाहे कुछ कहो, मुझे डर है कि शहर में लोगों को पता चल जाएगा कि हमने कहीं से खजाना निकाला है। राजा को भी इल्म हो जाएगा और वो हमसे सारा खजाना ले लेगा। पांडु नजूमी बोला, शांता हम अब वापस अपने शहर वाराणसी नहीं जाएंगे। जूली सॉन्ग ने हैरान होकर पूछा, क्या हम अपनी हवेली छोड़ देंगे पांडु? हाँ शांता। पांडु नजूमी ने जवाहरात वगैरह से भरा हुआ थैला घोड़े की पीठ पर लाद कर ऊपर मोमजामा डाल दिया। जूली सॉन्ग बोली, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अब नजूमी ने उसे बताया, हम इस मुल्क हिंदुस्तान को छोड़कर मुल्क बाबल के किसी शहर में जाकर आबाद हो जाएंगे। हम वहाँ अपने एक आलीशान महल बनाएंगे और बाकी सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारेंगे। हम ये खजाना भी अपने साथ ले जाएंगे। जूली सॉन्ग ने पूछा, क्या हम मुल्क बाबल तक काफिले के साथ पैदल सफर करेंगे? नजूमी पांडु बोला, नहीं, हम समुद्री जहाज में बैठकर सफर करेंगे। तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं शांता, मैंने सारा कुछ पहले ही से सोच रखा है। आओ मेरे साथ। कहाँ? जूली सॉन्ग ने सवाल किया। नजूमी पांडु बोला, हम हिंदुस्तान की मगरबी बंदरगाह कालीकट जा रहे हैं। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हम वहां से समुद्री जहाज पकड़ेंगे। जूली सॉन्ग ने कुछ सोचकर कहा, पांडु मेरी बात मानो, इसी वक्त सारा खजाना अपने साथ लिए चलते हैं। कोई पता नहीं जब दोबारा वापस आओ तो खजाना गायब हो। पांडु बोला, ये कैसे हो सकता है? इस राज से तो सिवाय हमारे और कोई वाकिफ नहीं।
जूली सॉन्ग कहने लगी, मैंने अपनी दादी से सुन रखा है कि जब तक खजाना जमीन में दबा रहता है वो अपनी जगह से नहीं हिलता, लेकिन जब एक बार उसे खोल दिया जाता है तो खजाना जमीन के अंदर चलने लगता है, और अगर उसे एक ही दिन में निकाल ना लिया जाए तो वो जमीन के अंदर ही अंदर सफर करते हुए कहीं का कहीं पहुंच जाता है। ये सुनकर नजूमी पांडु तो परेशान हो गया। जूली सॉन्ग की बात उसके दिल को लगी। कहने लगा, तुम ठीक कहती हो शांता, हम इसी वक्त सारा खजाना अपने साथ लिए चलते हैं। हमारे पास 2 घोड़े तो मौजूद ही हैं, हम उन पर खजाने का संदूक लाद देते हैं। उसी वक्त नजूमी पांडु ने पत्थर हटाकर गड्ढे में से मिट्टी और पत्थर बाहर निकाले और फिर रस्सी बांधकर खजाने के संदूक को भी गड्ढे से बाहर निकाल लिया। यह संदूक ज्यादा बड़ा नहीं था। उसको एक बोरे में डालकर बोरे का मुंह रस्सी से बांध दिया। फिर उस खजाने के संदूक वाले बोरे को एक घोड़े की पीठ पर लादकर ऊपर लकड़ियों और दरख्त की शाखें डालकर उन्हें कसकर बांध दिया गया। जूली सॉन्ग ने कहा, अब किसी को शक हो ही नहीं सकता कि हम कोई खजाना लेकर जा रहे हैं। पांडु नजूमी ने थैले में जो जवाहरात वगैरह निकाले थे वो भी खजाने के संदूक में ही डाल दिए। नजूमी पांडु के पास सोने की 1000 मोहरें थीं, जो उन्हें बहरी जहाज के जरिए मुल्क बाबल तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा थीं। वो दोनों घोड़ों पर बैठ गए। खजाने के संदूक वाला घोड़ा उन्होंने अपने दरमियान में रखा। चौथे घोड़े पर खाने पीने की चीजें और कंबल वगैरह लदे हुए थे और वो उनके पीछे पीछे आ रहा था। पांडु नजूमी ने अपने पास 2 खंजर और 1 तलवार और तीर कमान भी रख लिए थे कि रास्ते में अगर कोई खतरा हो तो उसका मुकाबला किया जा सके। उनका रुख कालीकट बंदरगाह की तरफ था। जूली सॉन्ग भी बड़ी खुश थी कि उसे इतना बड़ा खजाना मिल गया है और अब वो बाकी जिंदगी किसी दूसरे मुल्क जाकर ऐशो आराम से बसर करेगी। जंगल में चलते चलते रात हो गई। वो एक जगह घोड़ों से उतर पड़े। घोड़ों को दरख्त से बांध दिया गया। यहाँ उन्होंने थोड़ा बहुत खाना खाया और कंबल बिछाकर लेट गए और बातें करने लगे। अचानक उन्हें सांप की फुंकार की आवाज सुनाई दी। जूली सॉन्ग डरकर उठ गई और बोली, सांप। नजूमी पांडु ने फौरन तलवार खींच ली। चांद निकला हुआ था। उसकी चांदनी दरख्तों में से आ रही थी। उसे अपने सामने चंद कदम के फासले पर एक काला सांप फन उठाए लहराता हुआ नजर आया। जूली सॉन्ग डर कर पांडु के पीछे हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, पांडु, सांप को मार डालो। काले सांप ने जब जूली सॉन्ग को यह कहते सुना तो अपनी जुबान में बोला, जूली सॉन्ग, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे जिस्म से मुझे अजीम नाग देवता की खुशबू आ रही है। मैं उस खजाने का सांप हूँ। मैं तो अपना खजाना इस धोखेबाज से लेने आया हूँ। यह मक्कार शख्स है। इसने जादू के जोर से तुम्हारी याददाश्त भुला दी है। तुम शांता नहीं हो, तुम जूली सॉन्ग हो। मगर जूली सॉन्ग सांप की जुबान बिल्कुल ना समझ सकी। उसे सिर्फ सांप की सीटियों की ही आवाज सुनाई देती रही। दूसरी तरफ नजूमी पांडु घात लगाए हुए बैठा था कि मौका मिलते ही सांप पर हमला कर देगा। सांप ने एक बार फिर जूली सॉन्ग से कहा, जूली सॉन्ग, तुम चुप क्यों हो? क्या जादू की वजह से तुम हमारी जुबान भी भूल गई हो? काला सांप जूली सॉन्ग से बात करने में इतना मसरूफ हो गया कि उसे खबर न हुई कि अय्यार नजूमी पांडु तलवार हाथ में लिए एक तरफ से आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता चला रहा है। जो ही सांप ने अपनी बात खत्म की, पांडु ने जोर से तलवार का वार किया और सांप के 2 टुकड़े हो गए। जूली सॉन्ग ने खुश होकर कहा, खुदा का शुक्र है, इस सांप से निजात मिली। सांप की आंखें अभी तक जूली सॉन्ग पर लगी थीं। उसे बड़ा दुख हो रहा था कि जूली सॉन्ग ने उसकी जान न बचाई, बल्कि उसकी मौत पर खुश हो रही है। इसके साथ ही सांप मर गया। पांडु तलवार को घास से साफ करते हुए कहने लगा, बड़ा मूजी सांप मालूम होता था। तुमने इसकी सीटियां जरूर सुनी होंगी। जूली सॉन्ग ने कहा, हाँ, मैं तो इसकी सीटी की आवाज ही सुनकर डर रही थी। अब ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये कहकर नजूमी पांडु कंबल पर बैठ गया और कहने लगा, तुम सो जाओ शांता, मैं पहरा दूंगा। और जूली सॉन्ग ने आंखें बंद कर लीं। चूंकि अब वो जूली सॉन्ग नहीं रही थी, इसलिए उसे बहुत जल्द नींद आ गई और वो सो गई। नजूमी पांडु तलवार हाथ में लिए बैठा पहरा देता रहा। उसने फैसला कर लिया था कि वो दिन के वक्त घोड़े के ऊपर बैठा बैठा अपनी नींद पूरी कर लेगा, लेकिन रात को जागकर खजाने पर पहरा देगा। उसे यह भी खतरा था कि कहीं डाकू आकर उसका खजाना लूट कर न ले जाएं। दानाओं ने सच कहा है कि जब इंसान के पास दौलत आती है तो सबसे पहले उसकी नींद गायब हो जाती है, यानी वो नींद की नेमत से महरूम हो जाता है। इस्लाम ने हमें यही हिदायत की है कि हम सिर्फ अपनी ज़रूरत का माल अपने पास रखें और बाकी ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दें। अगर हर शख्स इस्लाम के इसी सुनहरी असूल पर अमल करे तो दुनिया में कोई गरीब न रहे और हर कोई सुकून की नींद सोए। सुबह हुई तो नजूमी पांडु और जूली सॉन्ग ने घोड़े पर खजाने का संदूक लादा। उस पर दरख्तों की झाड़ियाँ और खुश्क लकड़ियाँ डालीं और बंदरगाह कालीकट की तरफ सफर शुरू कर दिया। दिन के 11 बजे के करीब वो समुद्र के किनारे बंदरगाह कालीकट पहुंच गए। उस जमाने में बादबानी जहाज चला करते थे और मुसाफिरों के सामान की चेकिंग और पड़ताल वगैरह नहीं हुआ करती थी। मुसाफिर किराया अदा करते और अपने सामान के साथ जहाज में सवार हो जाते।
इत्तेफाक से उस वक्त एक बादबानी जहाज बसरे की बंदरगाह तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। पांडु नजूमी ने जल्दी से उसे अपने और जूली सॉन्ग का किराया अदा किया और खजाने के संदूक वाले बोरे को अपने कम्बलों वगैरह के साथ ही जहाज पर रखवा दिया और उसके पास ही बैठ गए। आधे घंटे बाद जहाज का लंगर उठा दिया गया, उसके बादबान खोल दिए गए और जहाज समुंदर में सफर पर रवाना हो गया। जूली सॉन्ग को हम नजूमी पांडु के साथ बादबानी जहाज में समुद्री सफर में छोड़कर वापस वाराणसी शहर में केटी और थ्यूसोंग के पास जाते हैं। वो अभी तक इसी शहर की सराय में बैठे अंबरनाग मारिया और जूली सॉन्ग की वापसी का इंतजार कर रहे थे। जब एक हफ्ता गुजर गया और ख़ास तौर पर जूली सॉन्ग की कोई खबर ना मिली तो थ्यूसोंग ने मशवरा दिया, केटी, अगर जूली सॉन्ग की हमें खुशबू आनी बंद हो गई थी तो इससे साफ जाहिर होता है कि उस पर जादू किया गया है। इस एतबार से हमें यह मालूम करना चाहिए कि कोई जादूगर तो यहाँ नहीं रहता। इस बात का इजहार थ्यूसोंग ने एक हफ्ते पहले भी किया था। केटी कहने लगी, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ कोई जादूगर भी है? थ्यूसोंग बोला, ये मालूम करना इतना मुश्किल नहीं है। लोग तोहम परस्त हैं, वो बीमारियों को दूर करने के लिए जादू टूना ही कराते हैं। हम किसी से मालूम कर लेंगे। थ्यूसोंग ने केटी को साथ लिया और शहर वाराणसी में आ गया। यहाँ एक मंदिर था। थ्यूसोंग ने एक आदमी को देखा कि जमीन पर अपने कमजोर बच्चे को बिठाए उसके इर्द गिर्द लकीरें खींच रहा है। थ्यूसोंग ने केटी से कहा, देखो, ये आदमी किसी जादूगर के कहने पर अपने बीमार बच्चे का इलाज टूने टोटके से कर रहा है। आओ इससे पूछती हैं। थ्यूसोंग ने उस आदमी के पास जाकर उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। उस आदमी ने कहा, मेरे बच्चे को सोखे की बीमारी लग गई है। जादूगर ने कहा है कि इसको मंदिर के सैन में बिठाकर 100 लकीरें खींचो, बीमारी दूर हो जाएगी। थ्यूसोंग ने उसे पूछा कि यह जादूगर कहाँ रहता है। उस आदमी ने थ्यूसोंग को जादूगर का पता बता दिया। थ्यूसोंग ने केटी को साथ लिया और जादूगर के घर पहुंच गया। उस जादूगर के घर को और मरियल से गंदे मंदे जादूगर को देखते ही थ्यूसोंग समझ गया कि यह नकली जादूगर है और लोगों को यूं ही धोखा दे रहा है। थ्यूसोंग वैसे भी जादू का कायल नहीं था। वो जानता था कि जादू अगर दुनिया में थोड़ा बहुत है भी तो उसका असर कमज़ोर इंसानों पर या इंसान के किसी कमज़ोर लम्हे में होता है, जैसे कि जूली सॉन्ग पर हो गया था या जैसे अंबरनाग मारिया पर भी कभी कभी हो जाता था जबकि वो अनजानी या गैर मोहतात हालत में होते। थ्यूसोंग और केटी को अंदर आते देखकर जादूगर खुश हुआ कि 2 और गाहक आए हैं। उसने पूछा, कहो, क्या बीमारी है तुम लोगों को? थ्यूसोंग ने जाते ही सोने का एक सिक्का नीम हकीम जादूगर के पास रख दिया और कहा, क्या तुम्हारे अलावा कोई और जादूगर भी इस शहर में है? सोने का सिक्का देखकर जादूगर की बाछें खिल गईं। सिक्का जेब में रखते हुए बोला, वैसे तो इस शहर में मुझसे बड़ा जादूगर कोई भी नहीं है, फिर भी 2-3 मामूली से जादूगर हैं, लेकिन एक जादूगर है जो राजा के महल के दरबार में होता है। महज सिफारिश की वजह से उसे दरबार में जगह मिल गई है, हालांकि वो मुझसे ज़्यादा लायक नहीं है। थ्यूसोंग ने कहा, मुझे किसी ऐसे जादूगर की तलाश है जो अपने जादू से बीमारियों का इलाज ना करता हो। नीम हकीम जादूगर फौरन बोला, यही तो मैं कहता हूँ कि यह जादूगर मामूली सी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता और दरबार में कुर्सी पर बैठता है। उसका नाम क्या है? केटी ने पूछा। नीम जादूगर बोला, पांडु नाम है उसका, बस तिलिस्म करता है, मगर वो तो शहर से बाहर गया हुआ है। थ्यूसोंग ने पूछा, उसे शहर से बाहर गए कितने दिन हुए हैं? नीम जादूगर ने हिसाब लगाकर कहा, 1 हफ्ता हो गया है। थ्यूसोंग चौंका क्योंकि जूली सॉन्ग को गायब हुए भी 1 हफ्ता हुआ था। थ्यूसोंग ने सवाल किया कि पांडु का तिलिस्म असर वाला होता है? इस पर नीम हकीम जादूगर बोला, पांडु को तो तिलिस्म का कुछ पता नहीं है, बस कमबख्त को नजूम का इल्म आता है। जायचा बनाकर बीमारियों का सुराग लगा लेता है और फिर कोई टोटका दे देता है, और अब तो वो जब से दरबार से वाबस्ता हुआ है ये काम भी नहीं करता। थ्यूसोंग ने नीम हकीम जादूगर से पांडु नजूमी के घर का पता लिया और सीधा उसकी हवेली में पहुंच गया। वहां जाकर पता चला कि पांडु तो किसी दूसरे शहर गया हुआ है। थ्यूसोंग ने चौकीदार से इधर उधर की बातों के बाद 2 सोने के सिक्के उसकी तरफ बढ़ाए और पूछा, पांडु के साथ कोई इस हुलिया की औरत भी थी जिसके बाल सुनहरी हैं और आंखें नीली? चौकीदार ने जल्दी से सोने के सिक्के जेब में डाले और बोला, हाँ जी, एक सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली लड़की उसके साथ थी, उसी को लेकर तो वो बाहर गया है। थ्यूसोंग ने केटी की तरफ देखा और अपनी खलाई जुबान में कहा, मेरा शक ठीक निकला, यही कमीना जूली सॉन्ग पर तिलिस्म करके उसे अपने साथ अगवा करके ले गया है। केटी ने भी खलाई जुबान में कहा, लेकिन ये मालूम करो कि वो बदबख्त गया कौन से शहर में है। थ्यूसोंग ने सोने का एक और सिक्का चौकीदार को दिया और पूछा कि पांडु नजूमी कौन से शहर में गया है। चौकीदार बोला, महाराज, हम तो चौकीदार हैं, हमें वो कहाँ बताते हैं कि कहाँ जा रही हैं। बस सुबह सुबह 4 घोड़े तैयार करवाए, एक घोड़े पर सामान लाता, एक पर सुनहरी बालों वाली औरत को बिठाया, एक पर खुद बैठे और चल दिए। केटी ने पूछा, ये किस दिन की बात है?
चौकीदार ने हिसाब लगाकर जो दिन बताया वो वही दिन था जिस दिन जूली सॉन्ग गायब हुई। अब केटी और थ्यूसोंग को यकीन हो चुका था कि पांडु शाही नजूमी ही जूली सॉन्ग को अगवा करके ले गया है। केटी ने सवाल किया, क्या ये सुनहरी बालों वाली औरत खुशी खुशी साथ गई थी? मेरा मतलब है वो बेहोश तो नहीं थी? चौकीदार बोला, अरे नहीं जनाब, वो औरत तो बड़ी खुश थी, हंस हंस कर पांडु जी से बातें कर रही थी। केटी ने थ्यूसोंग से अपनी खलाई जुबान में कहा, जरूर जूली सॉन्ग पर तिरस्म करके उसकी याददाश्त को गुम करके उसकी जगह दूसरी याददाश्त भर दी गई है, तभी वो अपने आप को नहीं पहचान रही और उसकी खुशबू भी नहीं आती। थ्यूसोंग ने चौकीदार से पूछा, वो यहाँ से किस तरफ गए थे? चौकीदार ने कहा, आप क्यों पूछ रही हैं? केटी ने कहा, हमें शाही नजूमी से एक बहुत जरूरी काम था। थ्यूसोंग ने रिश्वत के तौर पर सोने का एक और सिक्का चौकीदार को दिया। चौकीदार ने इधर उधर देखा, फिर राजदारी से थ्यूसोंग की तरफ देखकर कहने लगा, मैंने सुना था पांडु जी उस औरत के साथ सतपुड़ा पहाड़ी के किसी पुराने किले का जिक्र कर रहे थे। जी हाँ। थ्यूसोंग ने पूछा, ये सतपुड़ा की वादी कहाँ है? चौकीदार ने बताया कि यह वादी हिंदुस्तान के मगरिब में एक घने जंगल में वाक़ है और वहाँ एक पुराने किले का खंडर भी है। इसके अलावा चौकीदार कुछ नहीं जानता था और थ्यूसोंग और केटी को काफ़ी कुछ मालूम हो गया। वो वहाँ से वापस सराय में आ गए। रात उन्होंने वादिया सतपुड़ा के बारे में सराय में एक आदमी से मजीद मालूमात हासिल की और दूसरे दिन घोड़ों पर सवार होकर वादिया सतपुड़ा की तरफ रवाना हो गए। सारा दिन वो सफ़र करते रहे। शाम हुई तो एक जंगल में एक दरिया के किनारे जा पहुंचे। दरिया को पार किया तो सामने एक ऊंचा पहाड़ था। केटी ने कहा, चौकीदार ने इसी पहाड़ के बारे में बताया था कि इसकी दूसरी सिमत सतपुड़ा की वादी शुरू होती है। थ्यूसोंग गुरूब होते सूरज की रोशनी में पहाड़ को देख रहा था। कहने लगा, मेरा ख्याल है कि यही वो पहाड़ है और वो पहाड़ की तरफ चल दिए। उन्हें खाने पीने या आराम करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। रातों रात उन्होंने पहाड़ अबूर कर लिया और अभी पिछली रात का अंधेरा बाकी था कि वो सतपुड़ा की वादी में पहुंच गए। चौकीदार ने वादी की खास निशानी ये बताई थी कि वहाँ आबनूस के दरख्त साथ साथ उगे हुए हैं और जगह जगह पहाड़ी चश्मे बह रहे होंगे। उस वादी में भी आबनूस के बेशुमार दरख्त थे और चश्मे भी जगह जगह बह रहे थे। केटी ने कहा, मगर पुराने किले का खंडर कहीं नजर नहीं आ रहा। सुबह की रोशनी में किले का खंडर भी मिल जाएगा। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ रुक जाना चाहिए, घोड़ों को आराम की ज़रूरत है। ये कहकर थ्यूसोंग घोड़े से उतर आया। केटी भी घोड़े से उतर पड़ी। उन्होंने घोड़ों को चरने और पानी वगैरह पीने के लिए खुला छोड़ दिया और खुद एक चश्मे के पास बैठ गई। केटी कह रही थी, थ्यूसोंग भाई, ये कोई यकीनी बात नहीं है कि नजूमी पांडु किले के खंडर में ही होगा। चौकीदार ने कहा था कि वो किले के खंडर की बात कर रहा था। हो सकता है कि यहाँ से आगे कहीं चला गया हो। थ्यूसोंग कहने लगा, बहरहाल हमें किले के खंडर की छानबीन तो करनी ही होगी। मुमकिन है वहाँ से जूली सॉन्ग का कोई सुराग मिल जाए। बातें करते करते सुबह हो गई। वादी सुबह के उजाले में रोशन हो गई। वो घोड़ों पर बैठे और घोड़ों को कदम कदम चलाते हुए इधर उधर किले के खंडर की तलाश करने लगे। आखिर एक जगह उन्हें एक टीले के पीछे पुराने किले का खंडर नजर आ गया। उसकी दीवारों पर घास उग रही थी, दरवाजे गायब थे। थ्यूसोंग और केटी ने घोड़ों को बाहर ही बांधा और किले के अंदर चले गए। अंदर जगह जगह वीरानी बरस रही थी और पत्थरों के ढेर और सतून गिरे पड़े थे। एक तरफ दरख्तों में उन्हें कब्रिस्तान नजर आ गया। वो कब्रों में फिरते रहे। केटी बोली, अगर जूली सॉन्ग की तरह मेरे पास भी मुर्दों से बात करने की ताकत होती तो मैं किसी मुर्दे से जूली सॉन्ग के बारे में ज़रूर पूछती। थ्यूसोंग कहने लगा, वैसे तुम्हारे पास एक ताकत तो है कि तुम सिवाय आग के और किसी तरह नहीं मर सकती, और तुम्हारे अंदर 6 आदमियों के बराबर ताकत भी है। केटी ने कहा, यह ताकत तो हम सभी में है, मगर मेरे पास कोई खास ताकत नहीं है। थ्यूसोंग मुस्कुराते हुए बोला, याद है लाहौर शहर के एक होटल के पिछवाड़े एक कुएं में तुम्हें एक जिन दोस्त मिला था। उसने तुम्हें कहा था कि तुम चुटकी बजाकर जिसकी चाहे शक्ल बदल सकती हो। केटी ने सटपटा कर कहा, तौबा तौबा, उस जिन का कोई एतबार नहीं था। कभी चुटकी बजाने से मैं आधा मर्द और आधा जानवर बन जाती थी, और अब तो वो जिन भी एक मुद्दत से गायब है। कई बार चुटकी बजाई मगर वो नहीं आया। थ्यू ने मजाक में कहा, केटी अब चुटकी बजा कर देखो, शायद वो जिन यहाँ आ जाए और हमें जूली सॉन्ग के बारे में कुछ बता दे। केटी बोली, ना भाई, मैं चुटकी नहीं बजाऊंगी। क्या पता चुटकी बजाते ही बंदरिया बन जाऊं। मुझे जिन की चुटकी पर कोई भरोसा नहीं है। जब थ्यूसोंग ने बार बार जूली सॉन्ग का जिक्र किया तो केटी ने कहा, तुम्हारी और जूली सॉन्ग की खातिर मैं चुटकी बजाकर देख लेती हूँ। और केटी ने चुटकी बजा दी। चुटकी बजाने पर कुछ ना हुआ। केटी ने कहा, देखा, मैं ना कहती थी कि कुछ नहीं होगा। वो जिन जो मेरा दोस्त था कहीं जा चुका है। थ्यूसोंग ने कहा, चुटकी बजाकर उसे आवाज दो। केटी ने चुटकी बजाकर उसे आवाज दी, मेरे दोस्त जिन।
तुम अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब केटी के पुराने दोस्त जिनकी आवाज़ आई, आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं में से आ रही थी। अपनी आदत के मुताबिक जिन दोस्त इतना अरसा गुजर जाने पर भी झुंझलाया हुआ था, बोला, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? केटी ने गुस्से से कहा, इतनी देर बाद तुमसे बात की है और तुम अब भी सटपटाए हुए हो। जिन दोस्त की आवाज़ आई, केटी, मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है, फौरन बताओ क्या चाहती हो। केटी ने कहा, मुझे तुम्हारी चुटकी पर एतबार नहीं रहा। मैं कोई ऐसी ताकत चाहती हूँ जो अपनी जगह पर मुकम्मल ताकत हो, जिस तरह के अंबरनाग और मारिया और जूली सॉन्ग और थ्यूसॉन्ग के पास अपनी अपनी ताकत मौजूद है। जिन दोस्त ने तल्ख आवाज में कहा, केटी, मैंने तुम्हारा कोई ठेका नहीं ले रखा। अगर तुम्हें मेरी चुटकी पर भरोसा नहीं रहा तो ना सही, जो चाहे करो। थ्यूसॉन्ग खामोशी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। उसे मालूम था कि जिन और केटी एक दूसरे के दोस्त भी हैं, लेकिन एक दूसरे से लड़ाई भी खूब करते हैं। केटी बोली, मैं तुम्हारे बगैर क्या कर सकती हूँ? तुम जिन हो, मुझे भी कोई जबरदस्त ताकत दो ताकि मैं भी कह सकूं कि मेरे पास भी ये ताकत है। जिन दोस्त की आवाज आई, तो फिर दजला फरात की वादी में एक शहर बाबल है, वहां जाओ। उस शहर बाबल के जनूब में दरिया के किनारे एक पुराना मीनार है। उस मीनार के नीचे एक शिकस्ता तहखाना है। उस तहखाने में तुम्हें एक औरत का बुत जमीन में कमर तक धंसा हुआ मिलेगा। उस बुत के आगे जाकर मेरा नाम लेना, वो ईरावती देवी का बुत है। वही तुम्हें कोई ताकत दे सकती है। अब इसके बाद मुझे तंग न करना, मैं जा रहा हूं, तुम जानो तुम्हारा काम। केटी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तो आज तक मालूम नहीं हुआ, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। जिन दोस्त जा चुका था। थ्यूसॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ये जिन दोस्त वैसा ही बददिमाग है जैसा कि पहले हुआ करता था, लेकिन तुम्हें मुबारक हो, अब तुम्हें भी हमारी तरह कोई ताकत मिलने वाली है। केटी ने नाक चढ़ाते हुए कहा, मुझे इस बददिमाग जिन का कोई एतबार नहीं। थ्यूसॉन्ग कहने लगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें बाबल के शहर में ईरावती देवी के पास जरूर जाना चाहिए। इसी बहाने हम अंबरनाग, मारिया और जूली सॉन्ग को भी वहां तलाश कर लेंगे। केटी बोली, ठीक है, चलेंगे, मगर पहले जूली सॉन्ग को तो यहाँ ढूंढा जाए। थ्यूसॉन्ग और केटी उस वक्त कब्रों में खड़े थे। थ्यूसॉन्ग बोला, हमें ख्याल ही नहीं आया तुम्हारे जिन दोस्त से जूली सॉन्ग के बारे में पूछना चाहिए था। केटी सर को झटक कर बोली, उससे पूछना बेकार था, वो कुछ नहीं बताया करता। थ्यूसॉन्ग इधर उधर देखने लगा। यहाँ तो किले के खंडर में मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिससे यह साबित हो कि यहाँ कोई इंसान भी रहता है। हमें पहले तो नजूमी पांडु को ढूंढना होगा, वो मिले तो जूली सॉन्ग का कोई सुराग मिल सके। केटी और थ्यूसॉन्ग इसी तरह बातें करते किले के खंडरों से निकलकर उस तरफ आ गई जहां अस्तबल की टूटी फूटी दीवार थी। केटी ने दीवार की तरफ देखते हुए कहा, वहां मुझे कोई गड्ढा खुदा हुआ नजर आता है। थ्यूसॉन्ग और केटी दीवार के पास उस जगह पहुंच गई जहां गड्ढे में से पांडु नजूमी खजाना निकाल कर ले गया था। अगरचे उसने गड्ढे को बंद करके ऊपर गोल पत्थर रख दिया था, लेकिन बाहर अभी तक ताज़ा मिट्टी पड़ी थी। थ्यूसॉन्ग ने झुककर मिट्टी को हाथ में लेकर गौर से देखा और बोला, लगता है यहाँ किसी ने गड्ढा खोदा और फिर उसे मिट्टी से भर दिया है। केटी बोली, इससे हमें क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? किसी ने गड्ढा खोदा और भर दिया, बस। थ्यूसॉन्ग ने मिट्टी में से एक चमकता हुआ मोती उठा लिया और केटी को दिखाते हुए कहने लगा, ये एक कीमती चीज़ है। मेरा अंदाज़ा है कि इस गड्ढे में ज़रूर कोई खजाना दफन था जिसे निकाल लिया गया है और ये मोती उस खजाने में से निकलकर यहाँ गिरा है। केटी मोती को गौर से देख रही थी, कहने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पांडु नजूमी इसी खजाने की तलाश में यहाँ आया और खजाना निकाल कर ले गया? थ्यूसॉन्ग सोच रहा था, बोला, मुमकिन है जूली सॉन्ग को उसने एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया हो। मेरा मतलब है कि जूली सॉन्ग को तिलिस्म के जोर से अपने काबू में करके पांडु नजूमी ने इस खजाने का राज मालूम किया हो और फिर जूली सॉन्ग और खजाने को लेकर यहाँ से चल दिया हो। केटी ने कहा, तो फिर हमें वापस वाराणसी शहर जाकर जूली सॉन्ग को देखना होगा। हो सकता है पांडु नजूमी खजाने और जूली सॉन्ग के साथ अपनी हवेली में जा चुका हो। थ्यूसॉन्ग ने चंद कदम आगे चलकर जमीन पर झुककर एक दूसरा मोती उठा लिया और बोला, यह भी खजाने का मोती है। इससे जाहिर होता है कि पांडु नजूमी जूली सॉन्ग और खजाने को लेकर वापस अपनी हवेली की तरफ नहीं बल्कि मगरिब की तरफ गया है। हमें उस तरफ चलना चाहिए। केटी और थ्यूसॉन्ग ने जंगल में मगरिब की तरफ घोड़े बढ़ा दिए। कुछ रोज चलने के बाद रेतली जमीन आ गई। यहाँ उन्हें 4 घोड़ों के पांव के निशान मिले। थ्यूसॉन्ग घोड़े से उतरकर उन निशानों को देखने लगा। केटी, ये 4 घोड़ों के पांव के निशान हैं। इनमें से एक घोड़े के पांव के निशान रेत में ज्यादा गहरे हैं, जिसका मतलब है कि उस घोड़े पर बोझ लदा हुआ था और ये बोझ खजाने का ही हो सकता है। केटी ने पूछा, और बाकी घोड़ों पर कौन सवार हो सकते हैं? थ्यूसॉन्ग बोला, जाहिर है एक घोड़े पर पांडु नजूमी और दूसरे घोड़े पर जूली सॉन्ग सवार होगी और तीसरे घोड़े पर सफर का सामान लदा हुआ होगा। केटी पर थ्यूसॉन्ग की बातों का असर हो रहा था। कहने लगी,
घोड़ों के सुमों के निशान भी मगरिब की तरफ जा रहे हैं। हमें इनका ताक़ुब करना चाहिए, क्योंकि एक बात साबित हो गई है कि पांडु और जुलीसोंग यहाँ से वापस नहीं गए बल्कि आगे गए हैं। त्सोंग कुछ सोचकर बोला, हम इससे यही नतीजा निकाल सकते हैं कि पांडु नजूमी खजाना लेकर वापस नहीं जाना चाहता था, बल्कि वो जुलीसोंग और खजाने को लेकर किसी दूसरे मुल्क भाग जाना चाहता था। केटी कहने लगी, अगर यहाँ से आगे समुद्री बंदरगाह है तो फिर वहाँ से यह पता चल सकता है कि पांडु नजूमी एक औरत के साथ जहाज पर सवार हुआ है कि नहीं। जब यह तय हो गया कि पांडु नजूमी जुलीसोंग को लेकर वापस अपनी हवेली में जाने की बजाय आगे साहिल समुद्र की तरफ गया है, तो त्सोंग और केटी ने जंगल में मगरिब की तरफ घोड़े बढ़ा दिए जिधर कालीकट की बंदरगाह थी। त्सोंग ने केटी को बता दिया था कि आगे कालीकट नाम की पुरानी बंदरगाह है और वहां पहुंचकर ही वो पांडु और जुलीसोंग के बारे में मजीद कुछ मालूमात हासिल कर सकते हैं। सारा दिन और सारी रात सफर करने के बाद त्सोंग और जुलीसोंग कालीकट शहर की बंदरगाह पर पहुंच गए। बंदरगाह पर कुछ पादबानी जहाज खड़े थे, उन पर सामान लादा जा रहा था। त्सोंग और केटी बंदरगाह के पास ही बनी हुई एक सराय में आ गए। उन्होंने बंदरगाह पर जाकर मालूम किया कि एक जहाज चंद रोज पहले बसरा की बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ था, जिसमें बाबल शहर को जाने वाले मुसाफिर भी सवार थे। उस जमाने में मुसाफिरों के नाम नहीं लिखे जाते थे। त्सोंग ने बंदरगाह पर मौजूद एक मुलाजिम से पूछा कि जहाज पर कितने मुसाफिर सवार थे और उनके पास कौन कौन सा सामान था। मुलाजिम बोला, हम पूरा हिसाब किताब नहीं रखते, अंदाजा है कि जहाज पर 150 मुसाफिर थे और उनके पास आम सामान था। केटी ने जुलीसोंग का हुलिया बताते हुए पूछा, क्या इस हुलिया की कोई औरत जहाज पर सवार हुई थी? मुलाजिम कुछ सोचते हुए बोला, हाँ याद आया, एक सुनहरी बालों और नीली आंखों वाली लड़की जहाज में सवार हुई थी। केटी ने बेताबी से पूछा, उसके साथ कोई आदमी भी था? मुलाजिम दिमाग पर जोर देकर कहने लगा, हाँ, एक काले रंग का ऊंचा लंबा दुबला पतला आदमी उसके साथ था। ये लोग ऐन उस वक्त आए जब जहाज चलने वाला था। त्सोंग ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ये लोग किस शहर को जा रहे थे? बंदरगाह के मुलाजिम ने कहा, अब ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो जहाज बसरे की तरफ गया है। जाहिर है उसमें बसरे के मुसाफिर भी होंगे, उसके आगे बाबल शहर को जाने वाले भी मुसाफिर जहाज में होंगे। त्सोंग ने केटी की तरफ देखकर अपनी खलाई जुबान में कहा, वो कमीना पांडु नजूमी जुलीसोंग को लेकर इसी जहाज पर गया है। हमें भी अगले जहाज में बसरे और फिर बाबल की तरफ चलना होगा। बाबल में तुम इरावती की मूर्ति से मुलाकात भी कर सकोगी। केटी ने खलाई जुबान में जवाब दिया, यही मुनासिब लगता है। इसे मालूम करो कि अगला जहाज बसरे की तरफ कब जाएगा। जब त्सोंग ने अगले जहाज के बारे में पूछा तो बंदरगाह के मुलाजिम ने बताया कि अगला जहाज एक रोज बाद शाम के वक्त बसरे की जानिब रवाना होगा। केटी और त्सोंग बातें करते सराय में वापस आ गई। त्सोंग कहने लगा, मुझे यकीन है कि अब हम जुलीसोंग के पास पहुंच जाएंगे। वो या तो बसरे में उस मक्कार नजूमी पांडु के साथ होगी या फिर बाबल में। मेरा ख्याल है कि पांडु नजूमी खजाना हासिल करने के बाद इन दो शहरों में से किसी एक शहर में आबाद होना चाहता है। केटी ने दांत भींच कर कहा, कोई बात नहीं, एक बार जुलीसोंग हमें मिल जाए फिर उस कमीना नजूमी पांडु से भी निमट लेंगे। एक रात और दिन त्सोंग और केटी ने बंदरगाह की सराय में गुजारी। वो बंदरगाह पर आ गई। घोड़े उन्होंने वहीं फरोख्त कर दिए। बसरे को जाने वाला बादबानी जहाज बंदरगाह पर आकर साहिल के साथ लग गया। सामान लादा जा रहा था, मुसाफिर भी सवार होना शुरू हो गए। त्सोंग और केटी भी किराया अदा करने के बाद जहाज पर सवार हो गए। रात के पहले पहर में हवा चलने लगी। जहाज का लंगर उठाने के बाद कैप्टन के हुक्म से बादबान खोल दिए गए और जहाज समुद्र में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। उस जमाने में जहाज़ों की रफ्तार तेज नहीं हुआ करती थी, बादबानी जहाज थे। अगर समुद्र में हवा बंद हो जाती तो जहाज हवा के इंतजार में वहीं समुद्र में रुक जाते। जब हवा चलती और बादबानों में हवा भर जाती तो वो फिर अपने सफर पर रवाना हो जाता। यूं समुद्र में सफर करते 10 दिन के बाद ये जहाज बसरे की बंदरगाह के साथ जा लगा। त्सोंग और केटी बसरे की एक सराय में आ गए। उस जमाने में सराय होटलों का काम दिया करती थी। यहाँ की फिजा में भी अंबर नागमारिया और जुलीसोंग की खुशबू नहीं थी। केटी कहने लगी, जुलीसोंग की तो खुशबू रोक दी गई है, मगर अंबर नागमारिया की खुशबू भी इस शहर में नहीं, जिसका मतलब है कि वो इस शहर में नहीं है। त्सोंग बोला, लेकिन हम जुलीसोंग के साथ साथ उन्हें भी ढूंढ लेंगे। हो सकता है कि किसी जगह उनका भी सुराग मिल जाए। 2 दिन तक केटी और त्सोंग बसरा शहर के बाजारों और गली कूचों में अंबर नागमारिया और खास तौर पर जुलीसोंग को तलाश करते रहे। उन्होंने कई एक मोहल्लों में जाकर लोगों से पूछा कि किसी ने नया मकान तो नहीं खरीदा, मगर उन्हें कहीं से भी जुलीसोंग और अय्यार नजूमी पांडु के बारे में कुछ मालूम ना हो सका। केटी कहने लगी, त्सोंग, नजूमी पांडु के पास बेबहा खजाना है। वो तो शहर के बाहर कोई आलीशान महल खरीद रहा होगा
इस शहर के बाहर जो महल बने हुए हैं वहां चलकर देखना होगा। शहर के बाहर कुछ खूबसूरत महल बने हुए थे। केटी और थ्यूसोंग ने उनको भी एक एक नज़र देख लिया। यहाँ भी जूली सॉन्ग उन्हें कहीं नजर न आई। एक हफ्ता बसरे में रहने के बाद केटी और थ्यूसोंग ने शहर बाबल की तरफ जाने का फैसला कर लिया। यहाँ से एक काफिला बाबल शहर की तरफ जा रहा था। केटी और थ्यूसोंग उस काफिले में शामिल हो गई। ये काफिला वीरानों और सहराओं में सफ़र करता हुआ एक हफ्ते के बाद शहर बाबल पहुंच गया। आज से 3000 बरस पहले बाबल का शहर बड़ा खूबसूरत और आबाद शहर था। शहर के गिर्द एक 4 दीवारी थी जिसके 7 दरवाजे थे। उन दरवाज़ों पर हर वक्त पहरा लगा रहता ताकि शहर में फसाद करने वाले लोग दाखिल ना हों। आम लोगों को हर वक्त आने जाने की इजाज़त थी। सिर्फ रात को शहर में दाखिल होने वालों से पूछगिछ की जाती। शहर के बाहर रेत के टीले थे। उन टीलों में खेत भी थे और जहाँ पानी के चश्मे थे वहाँ खजूरों और संतरों और अंगूरों के बाग भी। थ्यूसोंग और केटी ने शहर के अंदर किसी सराय में ठहरने के बजाय शहर के बाहर वाली एक सराय में ठहरने का फैसला कर लिया और वहाँ 2 कोठरियाँ किराए पर ले ली। अब उन्होंने सबसे पहले बाबल शहर में जाकर जूली सॉन्ग की तलाश शुरू कर दी। दिन भर वो जगह जगह जूली सॉन्ग का सुराग लगाते रहे मगर उन्हें जूली सॉन्ग और पांडु नजुमी का कोई सुराग न मिल सका। हकीकत ये थी कि जूली सॉन्ग और पांडु इसी बाबल शहर में थे मगर उन्होंने शहर से शुमाल की जानिब 7 मील के फासले पर दरिया दजला के किनारे खजूरों के एक बाग में शानदार महल खरीद लिया था और वहीं रहने लगे। नजुमी पांडु ने खजाने के संदूक को अपने महल की पिछली कोठरी का फर्श खोद कर जमीन में दबा दिया। सिर्फ कुछ हीरे जवाहरात बेचकर उसने महल खरीदा और बाकी जवाहरात बेचकर सोने के सिक्के हासिल करके उन्हें कोठरी में मर्तबानों में भरकर रख लिया। पांडु नजुमी के पास इतनी दौलत आ गई थी कि अब उसे किसी शय की ओर काम करने की जरूरत नहीं थी। बस वो सारा दिन महल में बिस्तर पर पड़ा आराम करता और जूली सॉन्ग नौकरों से तरह तरह के खाने पकवाती रहती। ये दोनों बाबल शहर में भी आते। पांडु नजुमी ने एक कश्ती भी खरीद ली थी जिसमें बैठकर वो और जूली सॉन्ग शाम के वक्त दरिया की सैर करते। जब थ्यूसोंग और केटी ने शहर को अच्छी तरह छान मारा और उन्हें अंबरनाग मारिया और जूली सॉन्ग का कोई सुराग ना मिल सका तो थ्यूसोंग कहने लगा, क्यों ना अब तुम ईरावती की मूर्ति वाले मीनार में जाकर उससे मुलाकात करो, शायद वो हमें कोई ताकत अता कर दे। केटी का दिल नहीं चाहता था कि ईरावती मूर्ति के पास जाए क्योंकि उसे अपने जिन दोस्त की बातों पर अब ज्यादा एतबार नहीं रहा था। लेकिन जब थ्यूसोंग ने उसे ये कहा कि आखिर एक सुनहरी मौका मिल रहा है तो उसे क्यों ना फायदा उठाया जाए। तुम ईरावती की मूर्ति के पास तो जाओ, मुमकिन है वो तुम्हें कोई ताकत दे दे। अगर ताकत नहीं देगी तो तुमसे कुछ छीन भी तो नहीं सकती, जाकर आजमाने में क्या हर्ज है। केटी मान गई। चुनाचे एक दिन सुबह सुबह थ्यूसोंग और केटी बाबल शहर के जुनूब वाले मीनार की तलाश में रवाना हो गए। पहले तो केटी मजाक ही समझ रही थी और उसे यकीन था कि यहाँ ईरावती की मूर्ति वाला कोई मीनार नहीं होगा। लेकिन जब दरिया के किनारे उन्हें दूर एक मीनार उभरा हुआ दिखाई दिया तो थ्यूसोंग कहने लगा, लगता है तुम्हारे जिन दोस्त ने इस बार तुमसे मजाक नहीं किया, वो देखो सामने मीनार मौजूद है। यह मीनार रेत के एक टीले की दाएं जानिब दरिया के किनारे पर वाक़ था और टूटा फूटा था। साफ लग रहा था कि एक अरसे से किसी ने इस मीनार की मुरम्मत नहीं की। केटी मीनार के करीब आकर कहने लगी, थ्यूसोंग, कहीं इस मीनार की कोठरी में दाखिल होने की वजह से हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। थ्यूसोंग ने पूछा, क्या तुम्हारे जिन दोस्त ने पहले कभी तुम्हें किसी मुसीबत में डाला है? नहीं, केटी बोली, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। तो थ्यूसोंग कहने लगा, अब भी ऐसा नहीं होगा, वो देखो सामने मीनार के नीचे एक रास्ता जाता है, तुम उसके अंदर जाओ, मैं बाहर इसी जगह तुम्हारा इंतजार करता हूँ क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ जाना मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस मुहिम पर तुम्हें अकेली ही जाना चाहिए। वहाँ रेत के टीले के पास जंगली बेरी का एक दरख्त था। थ्यूसोंग उस बेरी के नीचे बैठ गया और केटी मीनार की तरफ बढ़ी। मीनार की हालत बड़ी शकिस्ता थी। एक छोटा सा तंगोतारीक रास्ता नीचे तय खाने में जाता था। जिन दोस्त ने यही रास्ता बताया, केटी ने झुक कर देखा। अंधेरे में एक जीना नीचे जा रहा था। केटी जीना उतरने लगी। अब वो एक छोटी सी तंगोतारीक कोठरी में थी। पहले तो उसे अंधेरे में कुछ नजर न आया, फिर उसने गौर से देखा तो क्या देखती है कि एक औरत का बुत आधा जमीन में धंसा हुआ है। औरत के बुत का सिर्फ ऊपर वाला धड़ ही बाहर था। औरत की आंखें पत्थर की थीं और सर पर एक छोटी सी काली बिल्ली की मूर्ति बैठी हुई थी। केटी ने पहले तो सोचा कि वहां से चली जाए, कहीं जिन ने उसके साथ मजाक ना किया हो और वो ख्वामखा किसी मुसीबत में ना फंस जाए। फिर उसे ख्याल आया कि हो सकता है ये मूर्ति, जिसका नाम ईरावती बताया गया है, उसे सचमुच कोई ताकत दे दे। उसके पास भी तो कोई ताकत होनी चाहिए। अंबरनाग, मारिया, थ्यूसोंग, जूली सॉन्ग, सबके पास एक एक ताकत है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं। मेरे पास भी कोई ताकत होनी चाहिए।
वो सोचने लगी कि अगर ईरावती मूर्ति ने उससे पूछा कि तुम्हें किस किस्म की ताकत चाहिए तो वो क्या जवाब देगी। केटी सोचने लगी कि वो कैसी ताकत हासिल करे। अंबर मर नहीं सकता, उस पर तलवार असर नहीं करती। मारिया गायब होकर फिजा में उड़ती है, नाग सांप बन जाता है। त्यूसोंग उंगली से चीजों को छोटा कर देता है। जूली सोंग मुर्दा लाश को छूकर उससे बातें कर सकती है। उसे क्या करना चाहिए? केटी को सोचते सोचते ख्याल आया कि क्यों ना वो ऐसी ताकत हासिल करे जिसकी मदद से वो ना सिर्फ ये कि मुर्दा लाशों से गुफ्तगू करे, बल्कि मुर्दों की दुनिया की सैर भी कर सके और जिस मुर्दा लाश को चाहे जिंदा करके अपने साथ भी लेकर चल सके। ये ताकत केटी को बहुत पसंद आई। वो बड़े फख्र से फिर अंबरनाग मारिया और दूसरे दोस्तों को बता सकेगी कि उसके पास ऐसी ताकत है जो उनमें से किसी के पास नहीं। ये सोचकर केटी फर्श में आधी धंसी हुई ईरावती की मूर्ति के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, ऐ ईरावती की मूर्ति, मैं मूर्तियों और बुतों की कायल नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे पास जिन दोस्त ने भेजा है, क्या तू उसे जानती है? कोठरी में तेज हवा का झोंका आकर गुजर गया। शूकर की आवाज आई और ईरावती के बुत में हरकत पैदा हुई। ईरावती के बुत ने गर्दन जरा सी ऊपर उठाकर अपनी पथरीली आंखों से केटी की तरफ देखा और अजीब सी आवाज में बोली, जिसने तुझे मेरे पास भेजा है मैं उसका बड़ा एहतराम करती हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि उसने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है। बोल, तुम मुझसे किस किस्म की ताकत हासिल करना चाहती है? केटी बड़ी खुश हुई, कहने लगी, ईरावती, मुझे ऐसी ताकत दे दे कि मैं पुराने और नए मुर्दों से बात कर सकूं, उनके साथ मिलकर मुर्दों की दुनिया की सैर कर सकूं और जब चाहूं लाश को जिंदा करके अपने साथ रख सकूं। ईरावती की मूर्ति एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। फिर उसकी आवाज आई, ये ताकत तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, मगर इसमें कुछ खतरे भी हैं। क्या तुम उन खतरों को कबूल करती हो? केटी ने पूछा, मसलन कौन से खतरे? ईरावती की मूर्ति ने कहा, मसलन इसमें यह खतरा भी है कि मुर्दा लाश को अगर तुम पसंद आ गई तो वह तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाएगी और फिर तुम क़यामत तक मुर्दों की दुनिया से बाहर ना आ सकोगी। केटी सोच में पड़ गई। अगर ऐसा हो गया तो फिर वो क्या करेगी? उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुर्दा लाश मुझे पसंद ही ना करे या फिर मैं किसी तरीके से मुर्दों की दुनिया से वापस आ जाऊं। ईरावती की मूर्ति ने कहा, ऐसा कोई तरीका मेरे पास नहीं, ये खतरा तुम्हारी ताकत के साथ साथ रहेगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें अभी ये ताकत दे देती हूँ। केटी उलझन में पड़ गई। उसे नई ताकत हासिल करने का भी शौक था और यह खदशा भी था कि कोई मुर्दा उसे पसंद करके अपनी दुनिया में ले गया तो वो क्या करेगी। उसने सोचा कि वो किसी मुर्दा लाश से बेतकल्लुफ ना होगी और ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी कि मुर्दा लाश उसे पसंद करने लगे। उसने ईरावती से कहा, मैं ये खतरा मोल लेने को तैयार हूँ, मुझे ये ताकत दो। ईरावती की मूर्ति ने कहा, केटी, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि एक बार तुम्हें यह ताकत मिल गई तो फिर वापस नहीं ली जा सकेगी और यह खतरा तुम्हारे साथ रहेगा। केटी दिल में पक्का फैसला कर चुकी थी, कहने लगी, ईरावती की मूर्ति, मुझे मंजूर है, मैंने ताकत हासिल करने का फैसला कर लिया है, जो होगा देखा जाएगा। ईरावती की मूर्ति बोली, मैं एक बार फिर तुम्हें यह बताना अपना फर्ज समझती हूँ कि अगर इस ताकत की वजह से तुम किसी मुसीबत में फंस गई तो फिर ना मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी और ना ही तुम्हारा जिन दोस्त ही तुम्हारी मदद को पहुंच सकेगा। केटी ने कहा, मैंने सब कुछ सोचकर फैसला किया है ईरावती, तुम मुझे ये ताकत दे दो। ईरावती की मूर्ति खामोश हो गई। उसके सर पर बैठी हुई बिल्ली की जर्द आंखें चमकने लगीं। ईरावती की मूर्ति ने कहा, केटी, तुम जिस जगह खड़ी हो उसी जगह खड़ी रहना, अपनी जगह से बिल्कुल ना हिलना। केटी जहां खड़ी थी वहां जम गई। ईरावती की मूर्ति के सर पर जो काली बिल्ली बैठी थी, अचानक उसकी आंखों से रोशनी की शुआएं निकलकर केटी के जिस्म पर पड़ी। केटी को ऐसे महसूस हुआ कि उसके जिस्म में आग लगा दी गई है। वो अपनी जगह पर 1 फुट ऊपर को उछली और फिर हिम्मत करके वहीं खड़ी हो गई। बिल्ली की आंखों की जर्द रोशनी अभी तक उसके जिस्म में दाखिल हो रही थी, फिर बिल्ली की आंखों की रोशनी एकदम से बंद हो गई। केटी का जिस्म जो गर्म हो गया, आहिस्ता आहिस्ता अपनी दुरुस्त हालत पर आ गया। ईरावती की मूर्ति ने कहा, केटी, तुम्हें मुबारक हो, जिस ताकत की तुमने ख्वाहिश की थी वो तुम्हें मिल गई है। जाओ और इस ताकत को किसी मुर्दा लाश पर आजमा कर देख लो। हाँ, एक बात याद रखना, मुर्दा लाश तुम्हें दुनिया और दुनिया के बाद की बहुत सी बातें बताएगी, मगर जिन बातों की बताने की उसे इजाजत नहीं होगी वो राज तुम्हें कभी नहीं बताएगी, और ऐसे राज बताने के लिए किसी मुर्दा लाश को मजबूर ना करना। क्या तुम वादा करती हो? केटी ने कहा, मैं वादा करती हूँ। ईरावती की मूर्ति ने कहा, ये मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ कि मरने के बाद की दुनिया एक राज है और उसकी बाज़ बातें ऐसी हैं जो जिंदा इंसानों को कभी नहीं बताई जा सकती। इन बातों का राज मरने के बाद ही खुलता है। अब तुम जाओ। केटी ने ईरावती की मूर्ति का शुक्रिया अदा किया, मगर मूर्ति ने कोई जवाब ना दिया। वो दोबारा पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। केटी खुश खुश मीनार वाले तहखाने से बाहर आ गई। बेरी के दरख्त के नीचे त्यूसोंग उसके इंतजार में बैठा घड़ियां गिन रहा था।
केटी जब उसके पास आई तो थ्यूसोंग ने पूछा, कहो क्या तुम्हें नई ताकत मिली? केटी का चेहरा खुशी से खिला हुआ था। कहने लगी, थ्यूसोंग भाई, अब तुम लोग मुझे ये ताना नहीं दे सकते कि मेरे पास कोई ताकत नहीं है। अब मुझे भी एक ऐसी ताकत मिल गई है जो तुम में से किसी के पास नहीं है। थ्यूसोंग उठते हुए बोला, बड़ी खुशी की बात है केटी, मगर कुछ मुझे भी तो बताओ कि इरावती की मूर्ति ने तुम्हें कौन सी ताकत अता की है। जब केटी ने उसे अपनी ताकत के बारे में बताया तो थ्यूसोंग बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, ये तो बड़ी कमाल की ताकत है केटी। जूली सोंग तो सिर्फ मुर्दा लाश से बातें ही कर सकती है, मगर तुम तो मुर्दा लाश को जिंदा करके उसे अपने साथ भी रख सकोगी और मुर्दों की दुनिया की सैर भी किया करोगी। केटी ने कुछ फिक्रमंद होकर कहा, लेकिन इसमें खतरा भी है थ्यूसोंग। कौन सा खतरा? थ्यूसोंग ने ताज्जुब से पूछा। केटी ने कहा, इरावती ने कहा है कि अगर किसी मुर्दा लाश ने मुझे पसंद कर लिया तो मैं किसी ऐसी मुसीबत में फंस सकती हूँ जिससे निजात हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। थ्यूसोंग हंसते हुए बोला, पहली बात तो यह है कि कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता होगा कि जिसमें हम किसी मुसीबत में ना फंसें, और दुनिया की कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जिसमें फंसकर हम उससे बाहर नहीं निकल आते। इसलिए ऐसी फिक्र तो करनी बेकार है। रही ये बात कि कोई मुर्दा तुम पर आशिक हो जाएगा तो ये बड़ी दिलचस्प बात होगी। मैं देखना चाहूंगा कि कौन सा मुर्दा तुम पर आशिक होता है। केटी ने नाराज होकर कहा, थ्यूसोंग तुमको मजाक सूझ रहा है और मुझे परेशानी लगी है कि मेरी ताकत कहीं मुझे किसी मुश्किल में गिरफ्तार न कर दे। थ्यूसोंग ने केटी को तसल्ली देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि कोई मुर्दा कभी किसी पर आशिक नहीं हुआ करता। अब आओ चलकर जूली सोंग को तलाश करते हैं। केटी ने कहा, लेकिन मैं पहले अपनी ताकत तो आजमा कर देख लूं। चलो पहले किसी कब्रिस्तान में चलकर मैं अपनी ताकत का इम्तिहान लेती हूँ। हाँ ये ठीक है, हो सकता है कोई मुर्दा हमें जूली सोंग के बारे में बता दे। थ्यूसोंग ने यह कहा और वो किसी कब्रिस्तान की तलाश में निकल खड़े हुए। शहर से बाहर कोई कब्रिस्तान उन्हें ना मिला। वो शहर बाबल के अंदर चले आए। आखिर एक जगह पुराने किले की दीवार के पीछे उन्हें एक कब्रिस्तान मिल गया। इस कब्रिस्तान में कुछ नई बनी हुई कब्रें भी थीं और पुरानी कब्रें भी थीं। थ्यूसोंग ने मशवरा दिया कि हमें किसी पुरानी कब्र के मुर्दे को जिंदा करना चाहिए। केटी कहने लगी, मैं किसी मुर्दा औरत की लाश को जिंदा करना ज्यादा पसंद करूंगी, कम अज कम वो मुझ पर आशिक तो नहीं होगी। थ्यूसोंग बोला, मगर पुराने जमाने में औरतें भी औरतों से प्यार करती रही हैं। केटी ने कहा, मैं ऐसे नहीं मानती, कम अज कम मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। अगर वो मुझ पर आशिक हो भी गई तो मैं उसे अपनी बहन बना लूंगी और उसके साथ मुर्दों की दुनिया में नहीं जाऊंगी, क्योंकि इरावती की मूर्ति ने कहा था कि जो मुर्दा तुम पर आशिक होगा वो तुम्हें मुर्दों की दुनिया में ले जाएगा और फिर वहां से तुम बाहर ना निकल सकोगी। थ्यूसोंग बोला, तो फिर चलो किसी औरत की कब्र पर चलते हैं। आज से हजारों बरस पहले भी कब्रों के पीछे पत्थर लगाकर उस पर मरने वाले या मरने वाली का नाम और उम्र लिख दी जाती थी। एक कब्र पर 20 बरस की मुर्दा औरत का नाम लिखा हुआ था। ये नाम लूशिया था। इस कब्र में 20 बरस की नौजवान लड़की लूशिया की लाश दफन थी। कब्र से मालूम होता था कि लूशिया को मरे ज्यादा दिन नहीं हुए। कब्र बिल्कुल नई नई बनी हुई थी। केटी ने इधर उधर देखा और अभी दिन का वक्त है। थ्यूसोंग और कुछ लोग भी कब्रिस्तान में नजर आ रही हैं। हम उनके सामने कब्र नहीं खोल सकते। थ्यूसोंग ने भी माहौल का जायजा लिया और यही राय दी कि हमें आधी रात को आना चाहिए, जब कब्रिस्तान में कोई इंसान ना हो। वो वहां से निकलकर शहर में आ गए। फिर सराय में आकर रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात आधी गुजर गई तो केटी और थ्यूसोंग शहर के दरवाजे में से गुजरकर कब्रिस्तान में आ गए। कब्रिस्तान में डरावनी खामोशी और तारीकी फैली हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। थ्यूसोंग और केटी ने कब्र के पत्थर उखाड़ने शुरू कर दिए। थोड़ी देर के बाद कब्र सरहाने की तरफ से खुल गई। कब्र के अंधेरे में केटी और थ्यूसोंग ने सफेद कफन से बाहर निकला हुआ एक खूबसूरत लड़की का चेहरा देखा जो मुर्दा था और जिस पर मौत की जर्दी छाई हुई थी। मुर्दा लड़की खूबसूरत थी। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली हुई थीं। थ्यूसोंग ने भी झुककर कफन में से निकला हुआ मुर्दा लड़की का चेहरा देखा और बोला, इसका तो अभी कफन भी मैला नहीं हुआ केटी। केटी की आंखें मुर्दा लड़की के चेहरे पर जमी हुई थीं। कहने लगी, थ्यूसोंग इसको मुर्दा देखकर इससे बातें करने को दिल चाहता है, तो ये जब जिंदा होगी तो कितनी खूबसूरत होगी। थ्यूसोंग कहने लगा, तुम जज्बाती हो रही हो केटी। अपनी ताकत का इम्तिहान लो और अगर लड़की तुमसे बात करे तो उससे पूछो कि जूली सोंग यहाँ कहाँ है और अंबर नागमारिया हमें कहाँ मिलेंगे। केटी के लिए किसी मुर्दा लाश से बात करने का यह पहला मौका था। उसने मुर्दा लड़की लूशिया के खूबसूरत मगर बेजान चेहरे की पेशानी पर हाथ रख दिया। लाश का माथा बर्फ की तरह ठंडा था। केटी ने कहा, मैं केटी हूँ, मुझसे बात करो। लाश पर से केटी ने हाथ उठा लिया। मुर्दा लड़की ने आहिस्ता से आंखें पूरी खोल दी, अपना चेहरा सीधा किया और केटी की तरफ देखा।
कब्र की तारीकी और रात के अंधेरे में मुर्दा लड़की का गोरा चेहरा कमल के फूल की तरह लग रहा था। केटी के हाथ लगाने से मुर्दा लड़की लूसिया में आर्जी तौर पर जिंदगी वापस आ गई। उसने केटी की तरफ देखकर कमजोर आवाज में कहा, तुमने मुझे मौत की गहरी नींद से क्यों जगाया? केटी ने बड़े फख्र से कब्र के बाहर बैठे हुए थ्यूसोंग की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, देख लो, मुझ में मुर्दों से बात करने की ताकत आ गई है। अब वो अपनी दूसरी ताकत आजमाना चाहती थी कि क्या वो मुर्दों की दुनिया की सैर कर सकती है। केटी ने मुर्दा लड़की लूसिया से कहा, लूसिया, क्या तुम मुझे मुर्दों की दुनिया की सैर करा सकती हो? मुर्दा लड़की ने एक ठंडी आह भरी और कहा, मुर्दों की दुनिया एक वीरान जगह है, वहां की सैर करके तुम उदास हो जाओगी। केटी ने कहा, लूसिया, मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम मुझे मुर्दों की दुनिया की सैर करा सकती हो? मुर्दा लड़की बोली, मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद हूं। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें कब्र के नीचे मुर्दों की दुनिया में ले जा सकती हूँ। केटी बड़ी खुश हुई। उसके पास एक ऐसी ताकत आ गई थी जो जूली सॉन्ग के पास भी नहीं थी। जूली सॉन्ग मुर्दों से बात जरूर कर सकती थी, मगर वो मुर्दों की दुनिया की सैर नहीं कर सकती थी। उसने मुर्दा लड़की से कहा, ठीक है लूसिया, लेकिन मैं अभी मुर्दों की दुनिया की सैर नहीं करूंगी, फिर कभी सही। अभी तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि मेरी सहेली जूली सॉन्ग यहाँ बाबल शहर में कहाँ पर है? मुर्दा लड़की लूसिया ने आंखें बंद कर ली, दोबारा आंखें खोलकर केटी की तरफ देखा और कमजोर आवाज में कहने लगी, मुझे मालूम है जूली सॉन्ग कहाँ है, मगर मुझे यह राज तुम्हें बताने की इजाजत नहीं है। केटी ने हैरान होकर कब्र के बाहर बैठे थ्यूसोंग की तरफ देखा और अपनी खलाई जुबान में कहा, यह मुर्दा औरत तो जूली के बारे में कुछ नहीं बता रही, अब क्या करें? थ्यूसोंग ने खलाई जुबान में जवाब दिया, इससे अंबरनाग मारिया के बारे में पूछो। केटी ने मुर्दा लड़की से पूछा, क्या तुम अंबरनाग मारिया के बारे में बताओगी कि वो कहाँ है, किस शहर में है और किस साल में है? मुर्दा लड़की लूसिया ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। एक सेकंड बाद आंखें खोली और बोली, मैंने अंबरनाग मारिया को देख लिया है, लेकिन मुझे उनके बारे में तुम्हें बताने की इजाजत नहीं मिल रही। केटी ने झुंझला कर कहा, यह तुम किससे इजाजत तलब करती हो? मुर्दा लड़की के चेहरे का रंग और ज्यादा सफेद हो गया। उसने कहा, ऐसी गुस्ताखाना बात फिर अपने मुंह से मत निकालना। तुम जिंदा लोग, हम मुर्दा लोगों की दुनिया के असूलों और ज़ाब्तों से वाकिफ नहीं हो। बाज़ बातें बताने की हमें इजाज़त नहीं है और हम उन्हें कभी नहीं बता सकते। अगर कुछ और पूछना है तो पूछो, मैं वापस मौत की नींद सोना चाहती हूँ। केटी ने कहा, जो कुछ मुझे तुमसे पूछना था पूछ लिया, तुमने उनका कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे कुछ नहीं पूछना, तुम मौत की दुनिया में वापस जा सकती हो। इसके साथ ही मुर्दा लड़की के चेहरे पर एक बार फिर मुर्दनी छा गई और उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। केटी कब्र से बाहर आ गई। थ्यूसोंग ने कब्र के ऊपर पत्थर रखते हुए कहा, इस मुर्दा लाश ने हमें ना तो जूली सॉन्ग के बारे में कुछ बताया और ना अंबरनाग की कोई खबर दी, लेकिन तुम इम्तिहान में कामयाब हो गई हो। अब तुम ना सिर्फ ये कि मुर्दों से बातचीत कर सकती हो, बल्कि मुर्दों की दुनिया की सैर भी कर सकती हो। केटी ने ठंडा सांस भरते हुए कहा, मगर इसका क्या फ़ायदा जब हमें अंबरनाग मारिया और जूली सॉन्ग की कोई खबर नहीं मिल सकी? थ्यूसोंग हाथों पर से मिट्टी झाड़ते हुए बोला, नाउमीद होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद अपने दोस्तों को तलाश कर लेंगे। आओ शहर की तरफ चलते हैं। काफ़ी देर तक थ्यूसोंग और जूली सॉन्ग बाबल शहर के बाजारों और गलियों में चक्कर लगाते रहे। उन्हें कहीं भी जूली सॉन्ग का सुराग न मिला। उन्हें मालूम ही नहीं था कि वहां से 7 मील दूर शुमाल की जानिब जूली सॉन्ग नजूमी पांडु के आलिशान दरिया किनारे वाले महल में रह रही है। अगर जूली सॉन्ग के जिस्म से खुशबू निकल रही होती तो वो फौरन उसके पास पहुंच जाते, लेकिन जूली सॉन्ग की याददाश्त गुम होने के बाद उसकी खुशबू भी रुक गई थी। शाम होते ही दोनों सराय में आ गए। रात को केटी ने थ्यूसोंग से कहा, इस तरह तो हम अंबरनाग मारिया और जूली सॉन्ग का कुछ पता नहीं लगा सकेंगे। हमने बाबल शहर का कोना कोना छान मारा है, हमें जूली सॉन्ग का कोई सुराग नहीं मिल सका। थ्यूसोंग कहने लगा, कुछ रोज और देखते हैं, उसके बाद भी अगर नाकामी हुई तो हम यहाँ से मुल्क यूनान की तरफ निकल जाएंगे। हो सकता है वहाँ हमारे दोस्तों का कुछ सुराग मिल जाए। केटी के दिल में एक नई ख्वाहिश उभर रही थी, मगर वो थ्यूसोंग को बताते हुए झिझक रही थी। जब थ्यूसोंग ने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए बाबल शहर से यूनान की तरफ चल देंगे, तो केटी ने उसके आगे अपने दिल की ख्वाहिश का इजहार कर ही दिया। थ्यूसोंग, मैं चाहती हूँ कि क्यों ना एक बार मुर्दों की दुनिया में जाकर अपने दोस्तों को तलाश कर लूँ। थ्यूसोंग ने चौंक कर केटी की तरफ देखा। तुम क्या कहना चाहती हो? केटी बोली, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुर्दा लड़की लूसिया मुझे मुर्दा लोगों की दुनिया में ले जा सकती है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मुर्दों की दुनिया का चक्कर लगाऊं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह से मुमकिन है कि वहां किसी जरिए से मुझे अंबरनाग मारिया और जूली सॉन्ग का कुछ पता चल जाए। थ्यूसोंग कहने लगा, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। याद नहीं, ईरावती की मूर्ति ने खबरदार किया था कि मुर्दों की दुनिया में अगर किसी मुर्दे ने तुम्हें पसंद कर लिया
तो फिर तुम उस दुनिया से कभी वापस अपनी दुनिया में नहीं आ सकोगी। केटी ने सर झटक कर कहा, त्युसोंग भाई, तुम भी कैसी बातें करते हो? भला कभी कोई मुर्दा भी किसी पर आशिक हुआ है? इरावती की मूर्ति ने यूं ही मुझे डराने के लिए कह दिया होगा, और फिर हमें अपने दोस्तों का कोई सुराग नहीं मिल रहा। हम खतरनाक और डरावने जंगलों और आसेबी किलों में से अपने दोस्तों को तलाश करते रहे हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मैं मुर्दों की दुनिया में चली जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? त्युसोंग ने केटी को हल्की सी डांट के साथ कहा, मैं तुम्हें मुर्दों की दुनिया में जाने की कभी इजाजत नहीं दूंगा, बस इसके बाद ये जिक्र मत करना। और त्युसोंग चारपाई पर चादर लेकर लेट गया। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो अपनी कोठरी में जाकर आराम कर सकती हो। हाँ, अंदर से कुंडी लगा लेना। केटी खामोशी से उठकर अपनी कोठरी में आ गई। उसे त्युसोंग से भाइयों की तरह प्यार था, मगर त्युसोंग की डांट उसे अच्छी नहीं लगी। उसके दिल में इस डांट ने बगावत का जज्बा पैदा कर दिया। पहले तो उसकी ख्वाहिश यही थी, अब उसने फैसला कर लिया कि वह मुर्दों की दुनिया में जरूर जाएगी और वहां जाकर अंबरनाग मारिया और जुलीसोंग के ठिकानों का सुराग लगाने की कोशिश करेगी। और जब वापस आकर त्युसोंग को बताएगी कि अंबरनाग मारिया और जुलीसोंग फलां जगह पर हैं, तो वो हैरान रह जाएगा। वैसे भी केटी को बड़ा शौक था कि मुर्दों की दुनिया में जाकर देखे कि वो किस किस्म की दुनिया है, मुर्दे वहाँ किस तरह से रहती हैं, क्या वहाँ वो जिंदा रहती हैं या लाशों की तरह पड़े रहती हैं। उस वक्त रात के 10 बजे होंगे। केटी की कोठरी में चिराग जल रहा था। केटी आहिस्ते से चारपाई पर से उठी। उसने चिराग फूंक मारकर बुझा दिया और बड़ी एहतियात से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। साथ वाली कोठरी में अंधेरा था। त्युसोंग आराम कर रहा था। केटी चुपके से सराय से निकलकर पुराने कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गई। दिल में यही ख्याल था कि वो घंटा 2 घंटा मुर्दों की दुनिया की सैर करके वापस आ जाएगी और त्युसोंग को पता ही ना चलेगा। और अगर उसे अंबरनाग मारिया और जुलीसोंग का कोई सुराग मिल गया तो वो बड़े फखर से आकर त्युसोंग को बताएगी कि देखा, मैंने आखिर अपने साथियों का निशान ढूंढ निकाला। यही कुछ सोचती हुई केटी कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। कब्रिस्तान में अंधेरा छा रहा था, गहरी खामोशी थी। कब्रिस्तान में सिवाय खामोशी के और क्या हो सकता है। केटी लूशिया की कब्र पर आ गई। उसकी कब्र का पत्थर हटाया। नीचे सफेद कफन में लूशिया की लाश का जर्द मुर्दा चेहरा एक तरफ को ढलका पड़ा था। वो मौत की गहरी नींद सो रही थी। केटी ने आहिस्ता से मुर्दा लूशिया के माथे पर हाथ रख दिया। माथा बर्फ की तरह ठंडा था। केटी ने कहा, ए मुर्दा लूशिया, मैं केटी हूं, मुझसे बात कर। मुर्दा लूशिया की गर्दन सीधी हो गई। केटी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। मुर्दा लूशिया ने केटी की तरफ आंखें खोलकर देखा और कहा, पूछो, मुझसे क्या पूछना चाहती हो? मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद हूं। केटी का दिल एक पल के लिए धड़का। वह मुर्दों की दुनिया में जाते कुछ घबराने लगी, लेकिन जल्द ही इस खौफ पर उसकी ख्वाहिश ने गलबा हासिल कर लिया और वो बोली, लूशिया, मैं मुर्दों की दुनिया की सैर करना चाहती हूँ, मुझे मुर्दों की दुनिया की सैर कराओ। मुर्दा लूशिया का चेहरा साकित हो गया। उसने गहरी सांस भरकर कहा, केटी, एक बार फिर सोच लो। केटी ने सटपटा कर कहा, मैंने सोच लिया है। तुम भी त्युसोंग की तरह मुझे नसीहतें ना करो। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि मुझे मुर्दों की दुनिया की सैर कराओ, लेकिन मैं थोड़ी देर सैर करने के बाद वापस आ जाना चाहती हूँ। मुर्दा लूशिया ने कहा, तुम मुर्दों की दुनिया में जाकर अगर चाहो तो 1 सेकंड बाद भी वापस आ सकती हो, लेकिन अगर वहां कोई गड़बड़ हो गई तो फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद ना कर सकूंगी, ये सोच लो। केटी झुंझलाकर कहने लगी, ठीक है, मैंने सोच लिया है, तुम मुझे मुर्दों की दुनिया में ले चलो। मुर्दा लूशिया ने आंखें बंद कर ली। लाश पर एक गहरी खामोशी छा गई। कब्रिस्तान में हवा दरख्तों की शाखों से टकराकर जैसे रो रही थी। अजीब दर्दनाक सी आवाजें आने लगीं। केटी को एक लम्हे के लिए खौफ सा महसूस हुआ, मगर वो खलाई औरत थी। उसने बहुत जल्द इस खौफ को दूर कर दिया और मुर्दा लूशिया के चेहरे को देखने लगी कि यह कब आंखें खोलती है। मुर्दा लूशिया ने आंखें खोल दी और कहा, कब्र में उतर जाओ केटी, मुर्दों की दुनिया में जाने वाला दरवाजा खुल गया है। केटी ने पूछा, क्या मुर्दों की दुनिया को रास्ता कब्र में से होकर जाता है? मुर्दा लूशिया ने कहा, हाँ, मुर्दों की दुनिया को जाने वाला रास्ता कब्रों में से होकर ही जाता है। क्या तुम डर रही हो केटी? केटी ने गर्दन उठाकर कहा, मैं क्यों डरने लगी। इसके साथ ही केटी कब्र में उतर गई। कब्र ऊपर से तंग लगती थी, लेकिन जब केटी उसके अंदर उतरी तो उसने देखा कि वो अंदर से काफी खुली थी और मुर्दा लूशिया के पांव की तरफ दीवार में एक खिड़की थी जिसका दरवाजा खुला था और उसमें से फीकी फीकी नीली पुरस्कार रोशनी कब्र में आने लगी। मुर्दा लूशिया भी अब खड़ी हो गई। उसने कफन अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिया और केटी के आगे खिड़की के पास आ गई। उनके सर कब्र की छत को छू रहे थे। मुर्दा लूशिया के बाल खुले थे और चेहरे पर मौत की जर्दी छाई हुई थी। उसने पलटकर केटी की तरफ देखा और कहा, केटी, तुम एक ऐसी दुनिया में जा रही हो जो जिंदा लोगों की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है।
तुम मुर्दा लोगों की दुनिया में जा रही हो, वहां तुम्हें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। एक बात का खास ख्याल रखना कि अगर कोई मुर्दा तुम्हें अपनी तरफ बुलाए तो हरगिज हरगिज उसकी तरफ ध्यान ना देना। अगर कोई मुर्दा तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर पीछे से आवाज दे तो उसकी तरफ मुड़कर मत देखना। बस मेरे साथ साथ रहना। केटी ने पूछा, क्या मैं 1 आध घंटे में मुर्दों की दुनिया की सैर कर लूंगी? मुर्दा लूसिया ने कहा, मुर्दों की दुनिया बड़ी वसी है, इसकी सैर करने के लिए एक उम्र भी कम है, लेकिन अगर तुमने मेरी हदायतों पर अमल किया तो जब चाहोगी वापस आ सकोगी। वैसे मुर्दों की दुनिया में एक जैसा वक्त रहता है, वहां वक्त थम गया है। वहां हर वक्त धुंधली कोहर आलूद रात छाई रहती है। तुम अगर वहां 1 साल गुजारोगी तो तुम्हें वक्त का एहसास नहीं होगा। क्या तुम अब भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? केटी की नजरें खुली खिड़की पर जमी हुई थी, जिसमें से हल्की हल्की धुंधली रात की नीली रोशनी आ रही थी। उसने कहा, मैं तैयार हूं, तो मेरे पीछे इस दरवाजे में से गुजर आओ। इतना कहकर मुर्दा लूसिया कब्र की खिड़की में से दूसरी तरफ चली गई। इसके साथ ही केटी भी खिड़की में से दूसरी तरफ उतर गई। दूसरी तरफ उतरते ही पीछे खिड़की अपने आप बंद हो गई। केटी ने चौंक कर पीछे देखा तो मुर्दा लूसिया ने आहिस्ता से कहा, घबराओ नहीं, जब तुम वापस आओगी तो ये खिड़की अपने आप खुल जाएगी। केटी ने चारों तरफ देखा। उसे वहां चारों तरफ कोहरे की लहरें फिजा में आहिस्ता आहिस्ता तैरती हुई दिखाई दी। फिजा में मुश्क काफूर की बू रची हुई थी। उसके इर्द गिर्द सिवाय कोहर और धुंध की लहरों के और कुछ भी नहीं था। काफी ऊपर जाकर कोहर के बादल छाए हुए थे। मुर्दा लूसिया कदम कदम आगे चल रही थी। केटी उसके पीछे पीछे थी। वो कोहर के सुरंग में से गुजर रहे थे। ये सुरंग कोहर के रेंगते हुए मुटियाले रंग के बादलों ने बना रखी थी। केटी को पहली बार सर्दी का एहसास हुआ और उसके बदन में कपकपी सी दौड़ गई। मुर्दा लूसिया ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हें ज्यादा सर्दी लगे तो मुझे बता देना, मुर्दों की दुनिया में ठंड ही ठंड होती है। अभी तुम्हें और बहुत कुछ मालूम होगा, चलती आओ। कोहरे की ठंडे बादलों वाली सुरंग खत्म हुई तो केटी ने स्याह रंग की ऊंची नीची पथरीली जमीन वाला एक छोटा सा मैदान देखा, जिसके दोनों जानिब काली स्याह पहाड़ियों में बेशुमार सुरंगें बनी हुई थी। उन सुरंगों में गहरी तारीकी छाई हुई थी और किसी किसी सुरंग के अंदर से किसी औरत या मर्द के रोने की आवाज आ रही थी। केटी ने पूछा, ये अंदर कौन रो रहा है? मुर्दा लूसिया ने कहा, केटी, एक बात अभी से याद रखो कि तुम जिस दुनिया में आई हो ये गुनाहगार मुर्दों की दुनिया है। ये उन लोगों की रूहों के मुर्दे हैं जिन्होंने दुनिया में कभी कोई नेक काम नहीं किया। अगर कोई नेक काम किया भी तो उसके साथ ही इतना बड़ा गुनाह भी किया कि नेकी उसके बोझ तले दब गई। ये सब गुनाहगार मुर्दे हैं। नेक लोगों के मुर्दे इस दुनिया में नहीं आते, वो मरने के बाद सीधे जन्नत में चले जाते हैं। केटी काले पहाड़ों के गारों से आगे गुजरती गई। हर गार में से किसी न किसी औरत या मर्द के बैन करने की डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आ रही थी। केटी खामोशी से मुर्दा लूसिया के साथ आगे बढ़ती चली गई। तारीक अजाब देने वाली गारों का सिलसिला खत्म हुआ तो स्याह चट्टानों में घिरा हुआ एक काले पानी वाला तालाब आ गया। तालाब इतना गंदा था कि उसमें से बुलबुले उठ रहे थे। तालाब के किनारे केटी ने एक दहशतनाक मंजर देखा। तालाब के किनारे दलदल में लंबे लंबे मकरू सूरत मगरमच्छ बैठे थे। हर मगरमच्छ के सामने एक एक आदमी बैठा हुआ था। मगरमच्छ मुंह फाड़कर उस आदमी को अपने लंबे लंबे नोकीले दांतों में पकड़ता, उसकी चीखें निकल जाती। मगरमच्छ आदमी को निगल जाता, थोड़ी देर बाद आदमी को बाहर उगल देता। इसके बाद फिर उस आदमी को पकड़ता, आदमी की चीखें बुलंद होती, मगरमच्छ उसे निगल जाता और फिर उसे उगल देता। आदमियों की चीखों से वहां कान फटे जाते थे। मुर्दा लूसिया ने कहा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में रहकर लोगों का माल उन्हें धोखा देकर खा जाते थे। केटी कानों पर हाथ रखकर वहां से गुजर गई। आगे एक बहुत बड़े प्याले की तरह ढलान आ गई। उस ढलान पर पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थीं। नीचे एक गहरा गड्ढा था। उस गड्ढे में लोहे के दहकते हुए सतून जमीन में गड़े थे। लोहे के सतून आग के अंगारों की तरह दहक रहे थे। सामने पत्थरों में गोल गोल बड़े सुराख थे। उन सुराखों में से आदमी निकलते, जैसे ख्वाब की हालत में बढ़ते हुए सतूनों से आकर लिपट जाते। उनके जिस्म आग से जल उठते। वो दर्दनाक चीखें बुलंद करते, सतूनों से अलग होकर जलते हुए वापस सुराखों में चले जाते। मुर्दा लूसिया ने केटी को बताया कि ये वो लोग हैं जिनके पास अल्लाह के एक होने का पैगाम पहुंचा, लेकिन वह फिर भी बुतों की पूजा करते रहे। अब इनकी ये सजा है कि क़यामत तक इस अजाब में मुब्तला रहेंगे। उस गड्ढे में एक गार था। मुर्दा लूसिया केटी को साथ लेकर उस गार में आ गई। गार में सामने की जानिब थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। फिजा में एक खौफनाक किस्म की सनसनाहट की आवाज़ गूंज रही थी। केटी इस सनसनाहट के बारे में मुर्दा लूसिया से कुछ पूछने ही वाली थी कि अचानक पीछे से अंबर ने आवाज़ दी, केटी, मैं अंबर हूँ, यहाँ आओ। और केटी ने पीछे मुड़कर देख लिया। हालांकि लूसिया ने मुर्दों की दुनिया में दाखिल होने से पहले उसे ताकीद की थी कि अगर
कोई पीछे से आवाज देकर पुकारे तो मुड़कर मत देखना। मगर ये अंबर की आवाज थी और ये कैसे हो सकता था कि अंबर उसे आवाज दे और केटी पीछे ना देखती। जो ही केटी ने बेख्तियार होकर पीछे देखा, उसके दोनों पांव वहीं 2-2 फुट तक जमीन में धंस गई। उसका जिस्म सुन्न हो गया। लूसिया ने चीख मारकर कहा, तुमने पीछे मुड़कर क्यों देखा? केटी, मैं यहाँ नहीं ठहर सकती, मुझे आग लग रही है। ये कहकर मुर्दा लूसिया यकदम गायब हो गई। गार में वही सनसनाहट की आवाज छा गई। केटी घुटनों तक जमीन में धंसकर पत्थर बन चुकी थी, मगर वो देख रही थी और सुन भी रही थी। सिर्फ अपने बाजू न हिला सकती थी, न गर्दन मोड़ सकती थी, न कदम आगे उठा सकती थी। अब केटी को सख्त अफसोस हुआ कि जब लूसिया ने उसे किसी आवाज पर पीछे मुड़कर देखने से मना कर दिया था तो उसने पीछे मुड़कर क्यों देखा? ये अंबर की नकली आवाज थी। उसे किसी गुनाहगार रूह की बदरू ने पीछे से आवाज थी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था हो चुका था। उसने देख लिया था कि मुर्दा लड़की लूसिया उसका साथ छोड़कर चली गई है। ना जाने कितनी देर केटी इसी तरह जमीन में धंसी वहां पत्थर बनी खड़ी रही कि उसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। ये इस किस्म की आवाज थी जैसे कोई भारी कदम उठाता अपने आप को घसीटता हुआ उसकी तरफ चला आ रहा हो। केटी सिर्फ गार के सामने की तरफ ही देख सकती थी, जिधर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उस रोशनी में केटी को एक आदमी का साया नजर आया, जो अपने एक पांव को घसीट घसीट कर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। केटी के खून में खौफ की लहर दौड़ गई। उसे कुछ मालूम ना था कि यासेबी मुर्दा कौन है और उसके साथ क्या सलूक करेगा। एक बात जाहिर थी कि यह कोई मुर्दा है, जिंदा इंसान नहीं है, और मुर्दों की दुनिया में अजाब झेल रहा था। और अब केटी भी इस अजाब में मुब्तला हो चुकी थी। उसे ईरावती देवी की मूर्ति याद आ गई। उसने कहा था, मुर्दों की दुनिया में अगर किसी मुर्दे ने तुम्हें पसंद कर लिया तो फिर तुम क़यामत तक मुर्दों की दुनिया से बाहर ना निकल सकोगी। क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में कैद हो गई हूँ? यह सोचकर केटी दहशतज़दा हो गई। उसका ताकतवर और मजबूत दिल भी बैठने लगा। लंगड़ा मुर्दा अपने एक पांव को घसीटते हुए अब उसके बहुत करीब आ गया। उसकी शक्ल देखकर केटी के रोंगटे खड़े हो गए और उसके हलक से चीख निकल गई। लंगड़े मुर्दे की दोनों आंखों के डेले बाहर को लटक रहे थे। सर की खोपड़ी पर एक बिल्ली जितना बड़ा बिच्छू बैठा उसे बार बार डंक मार रहा था। उसने केटी के करीब आकर उसे गौर से देखा। केटी ने खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। लंगड़े मुर्दे ने केटी के जिस्म पर अपना कोट उतार कर डाल दिया। कोट केटी के जिस्म पर पड़ते ही पांव जमीन ने छोड़ दिए। उसमें एक बार फिर जान पड़ गई, मगर अब उसके अंदर जैसे सारी ताकत किसी ने अपने कब्जे में कर ली थी। उसके कान में एक खड़खड़ाती हुई मर्दाना आवाज आई, केटी मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। केटी के मुंह से अपने आप निकल गया, मैं आ रही हूँ, मैं भी तुम्हारी तलाश में थी। लंगड़े मुर्दे ने केटी का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर अपनी एक टांग को घसीटता हुआ गार में उस तरफ चल पड़ा जिधर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। केटी यूं उसके साथ जा रही थी जैसे वो अपनी मर्जी से जा रही हो। गार एक तरफ को घूम गई। आगे नीचे सीढ़ियां उतरती थीं। सीढ़ियां उतरने के बाद एक बहुत बड़ा दालान आ गया। उस दालान में काले पत्थरों के सतून छत के साथ लगे हुए थे। सामने एक गार का दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर एक बिच्छू का बुत लगा हुआ था। लंगड़े मुर्दे ने केटी का हाथ छोड़ दिया और खुरखुर करती आवाज में बोला, गार के अंदर चली जाओ। केटी जैसे ख्वाब में चल रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती गार के अंदर दाखिल हो गई। गार में एक गोल कमरा था जिसकी छत के साथ इंसानों की खोपड़ियां लोहे की जंजीरों से लटकी हुई थीं। कमरे की सामने वाली दीवार के साथ पत्थर के चबूतरे पर एक रास्ता नीचे जाता था। नीचे से एक पुरस्कार आवाज आई, नीचे आ जाओ केटी। केटी नीचे नहीं जाना चाहती थी, मगर आवाज में ऐसा जादू था कि उसके कदम अपने आप तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे घुप अंधेरा था। जो ही केटी तहखाने में आई, ऊपर जो रास्ता सीढ़ियों में खुलता था फौरन बंद हो गया। एक बहुत बड़े पत्थर की सिल उसके ऊपर आकर गिर गई। केटी घबराकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। उसने सीढ़ियां चढ़कर पत्थर की सिल को हटाने की कोशिश की तो तहखाने में हल्की रोशनी हो गई और अब साथ ही वही मुर्दे की पुरस्कार आवाज आई, तुम अब क़यामत तक मेरे साथ इस कब्र में रहोगी केटी। मैंने तुमको अपनी मौत का साथी बना लिया है। केटी ने देखा कि हल्की रोशनी में कोने में एक ताबूत खुला पड़ा था। रोशनी उसके अंदर से आ रही थी। केटी ने चिल्लाने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज हलक में बैठ गई। मुर्दे की आवाज आई, मैंने ताबूत का दरवाजा खोल दिया है, मेरे पास आ जाओ। उस आवाज में ऐसा जादू और कशिश थी कि केटी अपने आप ताबूत की तरफ बढ़ी। ताबूत के अंदर उसने देखा कि हड्डियों का एक इंसानी ढांचा आलती पालती मारे कफन की चादर कांधे पर डाले बैठा है। इंसानी ढांचे ने अपना हड्डियों वाला हाथ आगे बढ़ाकर केटी का हाथ पकड़ लिया। केटी के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई।
वो हड्डियों के ढांचे के पास बैठ गई। ढांचे ने अपना बाजू केटी की गर्दन में डाला और बोला, अब तुम क़यामत तक मेरे साथ इसी ताबूत में रहोगी। केटी के हलक से एक भयानक चीख निकल गई। ढांचे ने अपने हाथ की हड्डियां केटी के मुंह पर रख दी और केटी बेहोश हो गई। अब हम वापस त्यूसोंग की तरफ चलते हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि शहजादी के एक दम में भगोले के साथ उड़ने के बाद अंबरनाक मारिया तो आज के ज़माने में शहरी लाहौर में जा उतरे थे और इस वक्त लाहौर के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के एक कमरे में रह रही हैं और उन्हें केटी जूलीसोंग और थ्यूसोंग का इंतज़ार है कि शायद वो भी इस शहर में आ निकलें। जबकि जूलीसोंग शहर बाबल के शुमाल में पांडु नजुमी के साथ एक शानदार महल में उसकी बीवी बनकर रह रही है। जूलीसोंग अपनी याददाश्त खो चुकी है। उसे याद ही नहीं कि वो जूलीसोंग है और अंबरनाग मारिया की साथी है और थ्यूसोंग की बहन है। थ्यूसोंग इसी शहर बाबल की सराय में केटी के साथ उतरा था कि जूलीसोंग को वहां तलाश करे। केटी को नई ताकत मिल चुकी है। वो जूलीसोंग की तरह ना सिर्फ ये कि मुर्दों से बात कर सकती है बल्कि उनके साथ मुर्दों की दुनिया की सैर भी कर सकती है। इसी वजह से वो एक नई मुसीबत में फंस चुकी है। जब दिन निकला तो थ्यूसोंग कोठरी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। उसने देखा कि केटी की कोठरी का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। 2-3 बार दस्तक देने पर भी जब अंदर से कोई जवाब न आया तो थ्यूसोंग दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। कोठरी खाली पड़ी थी। केटी वहां नहीं थी। थ्यूसोंग ने सोचा कि हो सकता है केटी सराय से बाहर गई हो। वो कोठरी के आगे चारपाई डालकर बैठ गया। उसने फिजा में गहरा सांस खींचा तो एकदम से चौंक पड़ा। फिजा में केटी की खुशबू नहीं थी। केटी को क्या हो गया? उसके साथ कोई खतरनाक हादसा तो नहीं हुआ? थ्यूसोंग उठ खड़ा हुआ। उसने कोठरी में गौर से देखा। अंदर कुछ भी नहीं था। चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ था और लगता था कि केटी बिस्तर पर से उठकर अभी अभी गई है। अचानक थ्यूसोंग को ख्याल आ गया कि कहीं वो मुर्दा औरत लूशिया के साथ मुर्दों की दुनिया में तो नहीं चली गई। ये सोचते ही थ्यूसोंग कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। उसे मालूम था कि लूशिया की कब्र कहाँ पर है। लूशिया की कब्र के सरहाने की तरफ पत्थर जरा सा हटा हुआ था। थ्यूसोंग को यकीन हो गया कि केटी कब्र में उतरकर लूशिया के साथ मुर्दों की दुनिया में सैर करने चली गई है। थ्यूसोंग ने पत्थर पीछे हटाया और झुककर नीचे देखा। वो ये देखकर परेशान हो गया कि कब्र खाली थी और उसमें लूशिया की लाश कफन में लिपटी पड़ी थी। थ्यूसोंग को ताज्जुब हुआ कि अगर लूशिया की लाश कब्र में ही है तो फिर केटी किसके साथ मुर्दों की दुनिया में सैर करने गई है। थ्यूसोंग लूशिया की लाश से बात नहीं कर सकता था। बड़ा परेशान हुआ, क्या करूं? केटी को कहाँ तलाश करूं? उसने यूं ही लूशिया की लाश से पूछा, लूशिया, अगर तुम बोल सकती हो तो मुझे बताओ कि केटी कहाँ है। मगर लूशिया ने कोई जवाब ना दिया। वो तो एक मुर्दा लाश थी और थ्यूसोंग के पास मुर्दा लाश से बात करने की कोई ताकत नहीं थी। थ्यूसोंग मायूस होकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और केटी को कहाँ तलाश करे। पहले जूलीसोंग गुम हुई और अब केटी भी गायब हो गई। वापस सराय में आकर थ्यूसोंग ने उस चौकीदार से पूछा जो रात को पहरा देता था। उसने बताया कि मैंने किसी औरत को रात के वक्त सराय से बाहर जाते नहीं देखा। थ्यूसोंग का सराय में दिल नहीं लगता था। वो शहर की तरफ चल पड़ा। दोपहर तक शहर के बाजारों और गलियों में फिरता रहा। उसे कहीं किसी जगह भी जूलीसोंग और केटी का सुराग न मिला। अब वो शहर के शुमाल की तरफ आ गया जहां दरिया बहता था। दरिया के किनारे किनारे वो उस महल के पास आकर रुक गया जो नजुमी पांडु ने खरीदा था और जहां जूलीसोंग उसकी बीवी बनकर रह रही थी। थ्यूसोंग महल की तरफ देख रहा था कि अचानक उसे दरिया में एक खूबसूरत कश्ती नजर आई। कश्ती में एक औरत और मर्द बैठे थे। कश्ती जरा करीब आई तो थ्यूसोंग अपनी जगह पर खुशी से उछल पड़ा। कश्ती में जूलीसोंग खूबसूरत रेशमी लिबास पहने बैठी थी। अपने साथ वाले काले कुलूटे मर्द से हंस हंस कर बातें कर रही थी। थ्यूसोंग भागकर कश्ती के पास गया। कश्ती किनारे के साथ लग रही थी। थ्यूसोंग ने जूलीसोंग की तरफ देखकर आवाज दी, जूलीसोंग। जूलीसोंग ने हैरानी से थ्यूसोंग की तरफ देखा और अपने साथी मर्द यानी नजुमी पांडु से कहा, ये कौन यहाँ आ गया है? ये क्या नाम ले रहा है? पांडु नजुमी फौरन समझ गया कि यह आदमी जूलीसोंग का साथी थ्यूसोंग ही हो सकता है। थ्यूसोंग बोला, जूलीसोंग, मैं थ्यूसोंग हूँ, तुम्हारा भाई। जूलीसोंग ने कहा, ना मेरा नाम जूलीसोंग है और ना कोई मेरा भाई थ्यूसोंग नाम का है। मालूम होता है तुम जरूर कोई पागल हो। तब नजुमी पांडु ने थ्यूसोंग की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, भाई तुम्हें गलत फहमी हुई है। ये मेरी बीवी है। इसका नाम जूलीसोंग नहीं बल्कि शांति है। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे अपने नौकरों को आवाज़ देनी पड़ेगी। थ्यूसोंग समझ गया था कि किसी तिलिस्म की वजह से जूलीसोंग की याददाश्त गुम कर दी गई है और ये काम इसी काले कुलूटे बदमाश ने किया है। वहाँ ठहरने का कोई फ़ायदा नहीं। थ्यूसोंग वहाँ से वापस आ गया, मगर दिल में उसने एक फैसला कर लिया। वो सराय में आकर रात होने का इंतजार करने लगा।
जब रात काफी गहरी हो गई और चारों तरफ बाबल शहर में अंधेरा छा गया तो त्युसोंग सराय से निकलकर अय्यार पांडु के दरिया वाले महल की तरफ चल पड़ा। महल में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। त्युसोंग अंधेरे में महल के दरवाजे की तरफ आ गया। उसने देखा कि महल का गेट बंद है और उसके बाहर एक चौकीदार पहरा दे रहा है। त्युसोंग अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता चलता चौकीदार के पास आ गया। कदमों की आहट सुनकर चौकीदार ने त्युसोंग की तरफ देखा ही था कि त्युसोंग ने अपनी छोटी उंगली उसकी गर्दन से लगा दी। उंगली के लगते ही चौकीदार बेहोश होकर गिर पड़ा। त्युसोंग ने गेट का छोटा दरवाजा खोला और महल के बाग में से गुजरता हुआ जीना चढ़कर ऊपर वाले बरामदे में आ गया। यहाँ एक कमरे में रोशनी हो रही थी। उसका दरवाजा बंद था। त्युसोंग ने कान लगाकर सुना। अंदर पांडु नजुमी जूली सोंग से बातें कर रहा था। उसे दोनों मियाँ बीवी की आवाजें सुनाई दी। त्युसोंग ने मंसूबे के मुताबिक दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से पांडु की करख्त आवाज आई, ये कौन बदतमीज है। त्युसोंग ने कोई जवाब ना दिया बल्कि दूसरी बार दरवाजे पर फिर दस्तक दी और एक सतून के पीछे होकर छुप गया। दूसरी बार दस्तक देने पर पांडु नजुमी गुस्से में बोलता हुआ दरवाजे के पास आया और गुर्राया, कौन गधा मुझे रात के वक्त परेशान कर रहा है। त्युसोंग सतून के पीछे से निकलकर पांडु नजुमी के सामने आ गया और बोला, मैं हूं त्युसोंग, तुमने मुझे पहचान लिया होगा। त्युसोंग को रात के वक्त अपने महल में देखकर पांडु नजुमी हक्का बक्का होकर रह गया। वह नौकरों को आवाज देने ही लगा था कि त्युसोंग ने लपक कर उसकी गर्दन दबोच ली और अपनी छोटी उंगली उसकी गर्दन से चिपका दी। इस उंगली के असर से पांडु नजुमी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे वहीं छोड़कर त्युसोंग कमरे में घुस गया। जूली सोंग बिस्तर पर बैठी हुई थी। त्युसोंग को अपने सामने देखकर वो चीख पड़ी, तुम फिर आ गए, तुम क्या चाहते हो। त्युसोंग ने कहा, जूली सोंग, तुम पर इस शख्स ने शदीद जादू कर रखा है। तुम इसकी बीवी नहीं हो, जूली सोंग हो। मैं तुम्हारा भाई त्युसोंग हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ। जूली सोंग की तो याददाश्त पर पांडु नजुमी के जादू का शदीद असर था। वो त्युसोंग को कैसे पहचान सकती थी। वो तो उसे अपना दुश्मन समझ रही थी कि कोई डाकू है जो उसे अगवा करने आया है। उसने नौकरों को आवाज दी। त्युसोंग समझ गया कि अब उसे अपने दूसरे मंसूबे पर ही अमल करना पड़ेगा। वो जल्दी से जूली सोंग के पास गया और उसे दबोचकर पहले उसके मुंह पर हाथ रख दिया कि वो नौकरों को आवाज ना दे सके, और फिर अपनी सीधी उंगली उसकी गर्दन से लगा दी। जूली सोंग एकदम से उसकी उंगली जितनी छोटी हो गई। जूली सोंग ने अपने आप को इतना छोटा होते देखा तो दहशत के मारे बेहोश हो गई। त्युसोंग यही चाहता था। उसने जूली सोंग को उठाकर अपनी जेब में रखा और तेज तेज चलता बरामदे में आया। फिर जीना उतरकर बाग में आ गया। एक नौकर ने जूली सोंग की चीख की आवाज सुन ली। वह भागता हुआ आया, मगर त्युसोंग ने उस पर छलांग लगाकर उसे काबू करके बेहोश कर दिया। सामने महल का गेट खुला था। त्युसोंग तेजी से बाहर निकल गया। पुल पर से दरिया पार किया। अब वो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। आधी रात गुजर चुकी थी। कब्रिस्तान में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। त्युसोंग सीधा लूसिया की कब्र पर आया। वो कुछ सोचकर वहां आया था। उसने जेब से उंगली जितनी जूली सोंग को बाहर निकालकर अपने सामने कब्र के पास रख दिया। जूली सोंग अभी तक बेहोश थी। इसके बाद त्युसोंग ने कब्र के सरहाने की तरफ से पत्थर हटा दिया। नीचे लूसिया की लाश नजर आने लगी। त्युसोंग ने जूली सोंग को फरज में लाने की कोशिश शुरू कर दी। जब जूली सोंग होश में आई तो अपने आप को उंगली जितनी छोटी देखकर वो रोने लगी कि मुझे क्या हो गया है, तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। त्युसोंग ने जूली सोंग को तसल्ली देते हुए कहा, सुनो, अगर तुम मेरी एक शर्त मानो तो मैं तुम्हें बड़ा करके तुम्हारे महल में वापस छोड़ाऊंगा। मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जूली ने पूछा, मुझे बता तेरी शर्त क्या है। त्युसोंग ने कहा, तुम लाश से ये पूछो कि केटी कहाँ है, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जूली ने ताज्जुब से कहा, क्या कभी लाश भी बोल सकती है। त्यू ने कहा, मैं तुम्हें जो कहता हूँ वो करो। जूली कब्र में उतर गई। उसने लाश को हाथ लगाया। लाश के जिस्म में हरकत पैदा हुई और फिर चारों तरफ गहरा अमीक अंधेरा छा गया और ये सब कुछ एक इबरतनाक अंजाम को जा पहुंचा। ये बिल्कुल सच कहा गया है कि जो किसी के लिए कुआं खोदता है वो सबसे पहले खुद उसमें गिरता है। मुर्दा लड़की लूसिया की लाश ने आंखें खोल दी। लाश ने देखा कि जूली सोंग एक नन्ही सी लड़की की शक्ल में उसके सीने पर बैठी हुई है। लड़की की लाश में जूली सोंग की आवाज़ पर जान पड़ गई। लाश ने जूली सोंग से कहा, जूली सोंग तुम इतनी छोटी कैसे हो गई। जूली सोंग को तो कुछ याद ही नहीं था कि वो जूली सोंग है और उसका भाई त्युसोंग उसके पास ही कब्र में बैठा है। जूली सोंग ने मुर्दा लड़की लूसिया का सवाल सुनकर गुस्से से कहा, तुम भी मुझे जूली सोंग कह रही हो। मैं जूली सोंग नहीं हूँ, मैं नजुमी पांडु की बीवी शांति हूँ और बाबल में दरिया के किनारे महल में रहती हूँ। त्युसोंग खामोशी से मुर्दा लड़की लूसिया और जूली सोंग की गुफ्तगू सुन रहा था। मुर्दा लड़की ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम पर नजुमी पांडु ने जादू करके तुम्हारी याददाश्त गायब कर दी है, मगर जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती और तुम फिर से बड़ी औरत नहीं बन जाती, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। जूली सोंग ने गुस्से से कहा, तुम
तुम जहन्नुम में जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। ये कहकर नन्ही सी उंगली जितनी जूली सॉन्ग मुर्दा लड़की की लाश के सीने से उठने ही लगी थी कि मुर्दा लड़की ने अपना हाथ कफन से बाहर निकाला और जूली सॉन्ग के सर पर रख दिया। मुर्दा लड़की लूसिया का हाथ लगते ही जूली सॉन्ग एकदम बड़ी हो गई और उसकी याददाश्त भी वापस आ गई। उसने चौंक कर पहले मुर्दा लड़की को और फिर थ्योसॉन्ग की तरफ देखा और बोली, थ्योसॉन्ग भाई, ये मैं कहाँ आ गई हूँ। थ्योसॉन्ग ने खुदा का शुक्र अदा किया कि जूली सॉन्ग की याददाश्त वापस आ गई थी। उसने जूली सॉन्ग का हाथ पकड़कर उसे कब्र से बाहर निकाला और बोला, जूली सॉन्ग, तुम पर नजूमी पांडु ने जादू किया हुआ था। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मुर्दा लड़की लूसिया का हाथ लगने से तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। जूली सॉन्ग ने पूछा, हम कहाँ हैं और केटी और अंबर नागमारिया कहाँ हैं? थ्योसॉन्ग बोला, अंबर नागमारिया तो अहराम में मिस्र के तूफान में ही गायब हो गई थी। केटी मेरे साथ सराय में थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मुर्दों की दुनिया की सैर करने यहाँ आई थी। अब तुम मुर्दा लड़की से मुर्दों की जुबान में पूछो कि केटी कहाँ है।